तो अभी अपन नया चैप्टर चालू करते हैं, डेरिवेटिव का ही है वैसे तो ये, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें भी 5 पार्ट है। पहले है कि इंट्रोडक्शन टू आईआईआरएम, दूसरा है कि फॉरवर्ड रेट, तीसरा है कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, कि पहला फॉरवर्ड हो गया, फिर फ्यूचर्स हो गया, उसके बाद ऑप्शन, फिर लास्ट में जो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। ठीक है, तो वही है सबसे, जैसा कि हमेशा पहले फॉरवर्ड रहता है, फॉरवर्ड के बाद फ्यूचर रहता है, फ्यूचर के बाद ऑप्शन रहता है, ऑप्शन के बाद स्वैप रहता है। तो पहला इंट्रोडक्शन, फिर बाकी ये 4 पार्ट हो गए। तो अभी अपन धीरे धीरे देखेंगे, पहले पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 में क्या बोलता है, इंट्रोडक्शन क्या है। तो अपन ने देखा था कि डेरिवेटिव क्या होता है करके। ये कैश सेटलमेंट होता है, 2 ट्रांजेक्शन रहते हैं, या तो कैश सेटलमेंट रहता है या तो डिलीवरी रहता है, जिसमें अंडरलाइंग एसेट्स बहुत सारी चीज़ें रह सकती है, जैसे कि इक्विटी। कैश सेटलमेंट मोस्टली इक्विटी ये सब ही रहता है करके, इक्विटी हो गया, फॉरेक्स हो गया, ये सब हो गया, तो इंटरेस्ट भी हो गया। तो ये इंटरेस्ट वाला ही चैप्टर है जिसमें अंडरलाइंग एसेट इंटरेस्ट रहती है। दिस चैप्टर कवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, जिसमें अंडरलाइंग एसेट इंटरेस्ट रेट है, और इसमें मेनली फोकस करेंगे इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स फॉर हेजिंग के लिए, कि अपने को लोन लेना है, या लोन से रिलेटेड कि इतना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा अगर आगे इंटरेस्ट बढ़ गया करके, तो वो रिस्क के वजह से अपने को ये इसमें फ्यूचर्स में मतलब करना पड़ेगा करके, हेजिंग करना पड़ेगा। तो इसमें टाइप्स ऑफ, पहले देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट कौन से होते हैं। तो सबसे पहले फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, तो इसमें क्या रहता है कि लाइफ टाइम के लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रहता है। तो ये बहुत सिंपल रहता है, बस जितना लोन है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिक्स रेट आ जाता है। और दूसरा आता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या रहता है कि जैसे कि आज के दिन इंटरेस्ट रेट 6% है, और 6 महीने बाद वो 8% हो जाएगी, उसके बाद 7% हो जाएगी, तो 6 मंथ्स पे ये चेंज होती है, तो इसको फ्लोटिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इंटरेस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द बेंचमार्क रेट। तो एक बेंचमार्क रेट निकलती है जो आरबीआई मतलब जो भी ऐसे निकालते हैं करके, उसको बेंचमार्क, ये फ्लोटिंग को बेंचमार्क रेट बोलते हैं। बेंचमार्क रेट क्या होती है, उसको लाइबर भी बोलते हैं, इसको बीपीएलआर भी बोलते हैं, और इसको माइबर भी बोलते हैं, एटसेट्रा। तो ये क्या होता है, इंटरेस्ट रेट वेरीज अकॉर्डिंग टू द बेंचमार्क रेट। ठीक है, ऑन ईच रीसेट डेट, मतलब कि रीसेट डेट क्या होता है कि मैं आज फर्स्ट डे है, आज मैंने लोन लिया, और वो 6 मंथ्स बाद ये आज के इंटरेस्ट रेट से मैं 6 महीने पे करूँगा, फिर 6 महीने बाद एक रीसेट डेट आएगी, वो रीसेट डेट पे नया लाइबर आएगा करके, तो वो रीसेट डेट होती है। रीसेट डेट मीन्स द डेट ऑन विच इंटरेस्ट रेट इज रिवाइज्ड, मतलब कि 6 महीने जो 6 मंथ एंड होएगा तो इंटरेस्ट रिवाइज हो जाएगी फॉर द अपकमिंग पीरियड टू द बेंचमार्क रेट। ठीक है, फॉर द अपकमिंग पीरियड टू द बेंचमार्क रेट। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स भी देखे रखा है। उसके बाद नोट दिया है कि समटाइम इंटरेस्ट रेट कैन बी गिवन एज फॉलोज, कि इंटरेस्ट रेट ऐसा भी दे सकते हैं कि लाइबर प्लस 3%, लाइबर प्लस 5%। तो जो लाइबर है वो फ्लोटिंग हो जाएगा, और प्लस 3% या प्लस 5% ये फिक्स्ड रहेगा। तो जैसे कि 6 महीने बाद, अभी लाइबर चल रहा है लाइबर प्लस 3%, तो 6 महीने बाद कैसे होएगा, लाइबर तेरा 10% है, प्लस 3% करेंगे तो 13% हो जाएगा करके। तो ये अपना लाइबर है। समटाइम्स इंटरेस्ट रेट कैन बी गिवन एज फॉलोज। ठीक है, तो फिर ये अपना टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव में फिक्स्ड इंटरेस्ट भी हो गया, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी हो गया करके। अभी दूसरा रहता है पार्ट 2, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ठीक है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। तो पार्ट 2 में फॉरवर्ड रेट देखेंगे कि एफआरए क्या होता है। सबसे पहले मीनिंग देखेंगे, मीनिंग ऑफ एफआरए। तो अपन पार्ट 2 देख रहे थे, इसमें मीनिंग ऑफ एफआरए क्या है कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बैंक के साथ, अब उसमें बैटिंग करते हैं अपन इंटरेस्ट रेट को लेके फॉर अ लोन ऑफ सर्टन मैच्योरिटी। एक लोन है, उस पर बैटिंग अपन करते कि फॉर अ सर्टन मैच्योरिटी। और अगर एज पर आवर एक्सपेक्टेशन, अगर इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ने वाली है तो अपन अपसाइड बैटिंग करेंगे, और अगर एज पर आवर एक्सपेक्टेशन अगर इंटरेस्ट आके गिरने वाली है तो अपन डाउन साइड बैटिंग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में एग्जांपल भी दिया है कि अ बैंक इज ऑफरिंग अ एफआरए, मतलब कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, लोन ऑफ 3 मंथ्स आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब कि 3 महीने का लोन दे रही है लेकिन आज नहीं दे रही, वो 6 मंथ बाद देगी करके, और उसका इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम लग रहा है। तो अपने को लग रहा है कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो अपन अपसाइड बैटिंग करेंगे, अगर नीचे जाएगी तो अपन डाउन साइड बैटिंग करेंगे। ठीक है, तो फिर एफआरए का कोटेशन कैसे होता है, तो ऐसा दिया रहता है कि 6 × 9 एफआरए, तो मतलब 6 महीने बाद 3 महीने का लोन है करके, और 3 × 9 एफआरए दिया है, मतलब 3 महीने बाद 6 महीने का एफआरए। ठीक है, और 3 × 6 दिया तो 3 महीने बाद 3 महीने का। अगर 2v3 दिया है तो मतलब 2 साल बाद 1 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, एफआरए फॉर अ लोन ऑफ 1 ईयर आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ।
ठीक है। और इसमें नोट दिया है कि इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे अगर FR व्हेन 2 रेट्स आर गिवन, अगर 2 रेट दिए जैसे कि 6 × 9 FR इज इक्वल्स टू 9% और 10% दिए। और 9% ये मतलब कि अगर अपने को डाउन साइड बेटिंग करनी है तो क्या कहते हैं लो रेट इज़ अप्लीकेबल फॉर सेलिंग द FRA, मतलब डेट इज़ डाउनवर्ड बेटिंग। और जो हाई रेट दिए हाई रेट इज़ अप्लीकेबल फॉर बाइंग FRA, मतलब कि डेट इज़ अपसाइड बेटिंग। तो ये अपना मीनिंग ऑफ FRA हो जाता है कि FRA में क्या बताया करके कि ये बस बैटिंग है इंटरेस्ट रेट को लेके। इंटरेस्ट रेट किसको, लोन को लेके, जो लोन है जिसकी मैच्योरिटी है लोन ऑफ सर्टन मैच्योरिटी आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। अभी अपन देखेंगे कि फाइनल सेटलमेंट प्रॉफिट और लॉस ऑन FRA पे लॉस प्रॉफिट या लॉस कैसे होएगा करके। तो इसमें क्या बोलते हैं कि फाइनल सेटलमेंट अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, एन इंटू ब्रैकेट में RR माइनस FR और ब्रैकेट क्लोज इंटू T डिवाइडेड बाय 1 प्लस RR ब्रैकेट में RR इंटू T। तो ये क्या हो जाता है, एन मतलब कि तेरा नोशनल प्रिंसिपल और RR मतलब कि जो तेरा एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है, इसको रेफरेंस रेट भी बोलते हैं, और FR मतलब कि क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट FRA रेट, ठीक है। और T जो तेरा कितने पीरियड के लिए तूने लोन लेके रखा था डिवाइडेड बाय 1 प्लस RR इंटू T, नंबर ऑफ डेज और मंथ्स ऑफ FRA लोन, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 365 या तो 12। तो ये अपना फार्मूला हो गया। तो फार्मूला को अपन सोचते कि क्या है करके, तो एन तेरा तो प्रिंसिपल हो जाएगा। इसको अपन जो डिफरेंस बच रहा है तेरा कि RR मतलब कि आगे जाके तेरी प्राइस बढ़ गई या कम हो गई, तो RR वही रेफरेंस रेट है कि मैच्योरिटी पे प्राइस क्या हो गया। फॉरवर्ड रेट मतलब कि अपन ने कौन से रेट पे कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसको मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देंगे, डिवाइडेड बाय जो अपन डिवाइडेड बाय कर रहे हैं वो प्रेजेंट वैल्यू से मतलब डिवाइड कर रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू आ जाए उसकी। तो बस वही था 1 प्लस ब्रैकेट में RR इंटू T, ठीक है। तो फिर अबाउ कैलकुलेटेड अमाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस है इज सेटल्ड इन कैश, जो अपने को आया ऊपर वो कैश में सेटल होता है। तो कैसे होता है कि अगर अपन स्टार्टिंग में FRA बॉट किया था, ठीक है, कि FRA बाय किया था, अगर FRA बाय किया तो आगे जाके प्रॉफिट कब होएगा, जब RR की प्राइस तेरी FR के प्राइस से ज़्यादा रहेगी। मतलब कि 12, जैसे कि एग्जांपल लेते कि अपन FRA 10 से किया था, 10% से किया था और आगे जाके प्राइस तेरी 12% हो गई, तो तेरा 2% का गेन हो गया। वही गेन को अपन एन से मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट से और लोन के पीरियड से, तो वही अपना फाइनल सेटलमेंट अमाउंट आ जाएगा। तो अपन ने ये पहले बता दें कि अगर स्टार्टिंग में अपन अपसाइड बैटिंग कर रहे हैं तो कैसे मतलब प्रॉफिट हो गया और कैसे लॉस होएगा। और अगर अपन स्टार्टिंग में FRA सोल्ड कर रहे हैं तो आगे जाके रेफरेंस रेट तेरी कम रही FRA से तो तेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर रेफरेंस रेट कम रही FRA से तो तेरा प्रॉफिट होगा और उसका ही वाइसा वर्सा है करके। तो ये अपना फाइनल सेटलमेंट जो ऑन FRA वो हो गया, जिसपे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन वो कर लिया। अभी आता है थियोरेटिकल FRA, मतलब थियोरेटिकल फेयर FRA रेट। तो ये क्या रहती है कि theoretical FRA rate is the rate at which the company is indifferent between the two short period, कि इसमें कंपनी है वो इंडिफरेंट रहती है करके कि मेरे को अगर 6 महीने का भी लोन लेना है तो थियोरेटिकल फेयर रेट क्या बताता है कि FRA रेट की थियोरेटिकल FRA रेट इज़ द रेट एट विच जो कंपनी है वो इंडिफरेंट रहे बिटवीन 2 शॉर्ट पीरियड बोरिंग्स एंड फुल लॉन्ग पीरियड बोरिंग्स एट वंस, ठीक है। कि मतलब कि जैसे कि 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है और 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ले लिया और आगे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट है, तो जो ये 3 मंथ्स और 9 मंथ्स का इंटरेस्ट है दोनों सेम रहे अपना लॉन्ग पीरियड के हिसाब से। तो अपने को 3 मंथ्स का पता है, 9 मंथ 1 ईयर का पता है, तो ये जो 9 मंथ्स का है वो कौन सा इंटरेस्ट रहेगा जो कि अपन इनडिफरेंट रहेंगे पूरे साल के इंटरेस्ट के साथ, मतलब कि 2 शॉर्ट पीरियड इंटरेस्ट सम और जो लॉन्ग पीरियड सम है दोनों सेम रहे करके, तो उसको क्या बोलते हैं इंडिफरेंट बोलते हैं, इंडिफरेंट बिटवीन 2 शॉर्ट पीरियड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या दिया है कि थियोरेटिकल FRA रेट फॉर सेकेंड शॉर्ट पीरियड बोरिंग इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, कि जो सेकेंड मतलब 9 मंथ्स का था वो 9 मंथ्स का अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल फॉर फुल लॉन्ग पीरियड, कि जो 1 साल का था वो इंटरेस्ट रेट लिख देंगे, 1 प्लस पॉइंट में जो इंटरेस्ट रेट आ रहा था वो लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल फॉर 1 शॉर्ट पीरियड, कि मतलब जो 3 महीने का शॉर्ट पीरियड था वो ले लेंगे, 1 प्लस 3 महीने का जो शॉर्ट पीरियड था उसको अपन -1 कर देंगे करके, ठीक है। तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल फॉर फुल लॉन्ग पीरियड डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल फॉर फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, इसको -1 कर देंगे। तो फिर जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना परसेंटेज आ जाएगा। तो पहले इसमें एक एग्जांपल दिया है
एग्जांपल बहुत सही है करके, वो भी बहुत छोटा है करके। और सेकंड एग्जांपल अपन देख लेते हैं क्योंकि उसमें ईयर का दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, ए लिमिटेड कैन टेक 2 years बोरिंग एट द रेट 4.20 एंड 3 years बोरिंग एट द रेट मतलब 4.48। तो अपने को बताने की व्हाट शुड बी द इंटरेस्ट रेट आफ्टर 2 years टू मेक द इनडिफरेंट बिटवीन द 2 years बोरिंग एंड 3 years बोरिंग, ठीक है। तो मतलब इनडिफरेंट रहे कि वो 2 years की बोरिंग आज ले ले और मतलब 3 years की भी सेम रहे करके। तो अपन टोटल पीरियड निकालेंगे, टोटल पीरियड इज इक्वल्स टू 3 years और फर्स्ट पीरियड क्या है वो 2 years का है। तो फिर 2v3 FRA थियोरेटिकल रेट कैसे आएगा, क्वेश्चन में लिखेंगे 2v3 FR क्या बोलते हैं थियोरेटिकल FRA रेट कैसे आएगा कि 1 प्लस जो हायर रेट था मतलब 3 months का था, 3 years का था, उसको रेस टू 3 कर देंगे क्योंकि 3 महीने का टाइम वैल्यू भी लेना है अपने को, डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो लोअर रेट का था रेस टू 2 वो 2 years का था, उसको -1 कर देंगे तो अपनी थियोरेटिकल वैल्यू जो 2v3 FRA थियोरेटिकल रेट है वो आ जाएगा करके। तो थियोरेटिकल FRA रेट वो हो जाएगा करके, तो थियोरेटिकल FR रेट ऐसे आ जाएगी। तो ये अपना फॉरवर्ड वाला पार्ट जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट अपन मीनिंग देखेंगे थे कि FRA की मीनिंग क्या रहती है, दूसरा अपन ने देखा कि उस पर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, और तीसरा था कि FRA रेट थियोरेटिकल FRA रेट कि इसमें ऐसा था करके। तो ये तीन कॉन्सेप्ट है इसमें किसमें कि इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड में नहीं, इसमें फ्यूचर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट बोलते हैं कि फॉरवर्ड FRA फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। अभी अपन थर्ड पार्ट पे आते हैं कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर IRA भी बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, इसमें फ्यूचर्स की बात करता है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स इसमें जीरो कूपन बॉन्ड को लेके करते हैं कि इसमें जीरो कूपन बॉन्ड वो अंडरलाइंग एसेट है करके। अभी क्या होता है कि जीरो कूपन बॉन्ड पे इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है, तो इंटरेस्ट पे अपन बैटिंग नहीं कर सकते, लेकिन अपन बॉन्ड पे बैटिंग कर सकते, ठीक है। तो बॉन्ड पे बैटिंग करेंगे तो इनडायरेक्टली अपना इंटरेस्ट पे ही बैटिंग हो जाएगा वो। तो क्या होता है कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इंटरेस्ट पे क्यों नहीं करते अपन, क्योंकि इंटरेस्ट का कोई स्टॉक मार्केट ही नहीं है करके, बॉन्ड का तो स्टॉक मार्केट है ना। तो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज फॉर बैटिंग ऑन प्राइस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ प्री फिक्स्ड प्राइस। मतलब कि प्री फिक्स्ड प्राइस पे ही अपन कर लेंगे, ये भी कैश सेटलमेंट होएगा। फिर जो प्राइस ऑफ क्या बोलते हैं IRF रहता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, वो कितना रहता है 100 माइनस इंटरेस्ट रेट ऑन डेट डेट। क्या रहता है 100 माइनस इंटरेस्ट रेट ऑन डेट डेट। तो ये ऐसा क्यों रहता है, तो याद है कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड हमेशा डिस्काउंट पे इशू होता है कि 100 रुपये का बॉन्ड है करके, लेकिन वो जब इशू हो रहा है वो हो रहा है 90 में, तो वही 90 जो तेरी प्राइस है वो प्राइस ऑफ IRF हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट ऑफ फ्यूचर ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है। और ये पर्टिकुलर डेट पे आती है, ये डेट कुछ भी हो सकती है करके। तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हैविंग जीरो कूपन बॉन्ड पे अपन ने देख लिया ये होता है करके। अभी क्या, इट इज़ यूज टू हैज इंटरेस्ट रेट, ठीक है। वैसे इंटरेस्ट रेट को ही हैज कर रहे, लेकिन यूज़ ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड कर रहे करके। तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, स्टेप 1 अपने को डिसाइड करना है कि वेदर इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड टू बी बॉट और सोल्ड, कि अपने को बाय करना है या सेल करना है करके। तो डिसाइड वेदर IRF टू बी बॉट और सोल्ड। तो सबसे पहले अगर कंपनी बोरोवर है तो बोरोवर को क्या रिस्क रहता है कि आगे जाके इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। अगर इंटरेस्ट बढ़ जाएगी तो तेरी बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, तो बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी तो अपन डाउनसाइड बेटिंग करेंगे। तो यही बोला है कि इफ़ अ कंपनी इज़ अ बोरोवर इट मीन्स कंपनी हैज़ अ फियर ऑफ इंटरेस्ट रेट राइजिंग। तो फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ IRF कि मतलब जो IRF की प्राइस है, जो मतलब बॉन्ड की प्राइस है, IRF मतलब तेरी बॉन्ड की प्राइस हो जाएगी, वो तेरी कम हो जाएगी, उसको वो डर है। तो अपन डाउनसाइड बेटिंग करेंगे ऑन IRF, मतलब कि सेल IRF करेंगे। और सेम अगर तू लेंडर है तो तेरे को ऐसा लगता है कि मैंने किसी को पैसे दिए करके, तो आगे जाके इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम होगी तो तेरी बॉन्ड की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो अपने को इसमें अपसाइड बेटिंग करनी है कि अपसाइड बेटिंग ऑन IRF। तो स्टेप 1 में अपने को यही था कि डिसाइड वेदर IRF टू बी बॉट और सोल्ड, तो ऐसे डिसाइड हो जाएगा करके। याद रखना इंटरेस्ट रेट और IRF के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है कि अगर इंटरेस्ट बढ़ेगी तो इंटरेस्ट बढ़ेगा तो IRF कम होगा करके। तो ये अपना स्टेप 1 हो जाता है। स्टेप 2 होता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ IRF कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट और सोल्ड, कि कितने IRF कॉन्ट्रैक्ट है अपने को बाय और सोल्ड करना है करके। तो इसका फॉर्मूला है कि लोन अमाउंट जो रहेगा डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज, जो लोन अमाउंट है डिवाइडेड बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज।
तो अपन यही कर देंगे कि लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू लोन ड्यूरेशन इन मंथ्स डिवाइडेड बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इन मंथ्स। तो अपन ऐसा क्यों करते हैं कि लोन ड्यूरेशन इन मंथ्स, ये जो लोन ड्यूरेशन इन मंथ्स डिवाइड बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इन मंथ्स, ये एक तरह से बीटा हो गया करके। तो ये क्यों करते करके, एक जो लोन ड्यूरेशन रहता है वो ज़्यादा रहता है, और जो फ्यूचर रहता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वो यूजुअली 1 मंथ का रहता है या 2 मंथ का रहता है या तो 3 मंथ का रहता है, ये छोटे टाइम के होते हैं करके। तो अपन क्या करेंगे कि कैलकुलेट नंबर ऑफ IRF कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट और सोल्ड, वो कैसे करेंगे, लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू लोन ड्यूरेशन इन मंथ्स डिवाइडेड बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इन मंथ्स। तो ये अपना कैलकुलेट द नंबर ऑफ IRF कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट और सोल्ड, तो अपना स्टेप 2 भी हो गया करके। अभी स्टेप 3 करेंगे कि कैलकुलेट द नेट इंटरेस्ट पेड रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी आफ्टर द हेजिंग। ठीक है, तो कैलकुलेट नेट इंटरेस्ट पेड कि कितना इंटरेस्ट पे किया या तो रिसीव किया ऑन मैच्योरिटी आफ्टर द हेजिंग। तो सबसे पहले तो ये कैसे आएगा स्टेप 3 कि अपन पहले एक्चुअल इंटरेस्ट पहले लोन पे निकाल देंगे कि इतना एक्चुअल इंटरेस्ट पे किया ऑन मैच्योरिटी, और उसको फिर अपन प्लस माइनस गेन और लॉस करेंगे कि गेन और लॉस ऑन IRF कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये करेंगे तो अपना नेट इंटरेस्ट पेड या रिसीव्ड आ जाएगा करके। तो गेन और लॉस ऑन IRF कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, अगर अपन स्टार्टिंग में IRF बॉट किया कि बाय किया, तो आगे जाके प्राइस बढ़ी तब जाके अपने को गेन होगा, और आगे जाके प्राइस फॉल हुई तो अपने को लॉस होगा करके। और अगर स्टार्टिंग में अपन ने IRF सेल किया तो इफ प्राइस ऑन IRF एंड मैच्योरिटी राइजेस तो अपने को क्या बोलते हैं लॉस होगा, और अगर फॉल हो गया तो गेन होगा, क्योंकि अपन ने डाउनसाइड बेटिंग की थी, मतलब इनिशियली सोल्ड किया था IRF। तो अभी कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस कैसे करेंगे, जितने IRF का कॉन्ट्रैक्ट निकाला अपन ने स्टेप 3 में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्यूचर लॉट साइज में, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और डिफरेंस माइनस जो डिफरेंस बिटवीन द IRF ऑन मैच्योरिटी, ये परसेंटेज में आएगा, परसेंटेज में दिया रहेगा करके, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड था डिवाइडेड बाय 12। तो ये अपना गेन और लॉस हो जाएगा ऑन IRF कॉन्ट्रैक्ट। तो साथ में आता है स्टेप 4 कि कैलकुलेट नेट इंटरेस्ट रेट लॉक्ड बाय कंपनी ड्यू टू हेजिंग। कैलकुलेट द नेट इंटरेस्ट रेट लॉक्ड बाय हेजिंग ड्यू टू इंटरेस्ट। तो ये कैसे आएगा, जो नेट इंटरेस्ट अमाउंट जो अपन ने कैलकुलेट किया, तो ये सेम याद है अपन बीटा में करते थे कि परसेंटेज चेंज इन क्या बोलते हैं बीटा, मतलब वो रिटर्न्स में, वैसा ही है कि नेट अमाउंट क्या बोलते हैं एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 3 डिवाइडेड बाय लोन अमाउंट लेंगे, और जितना 12 मंथ्स था डिवाइडेड बाय लोन का जो लोन ड्यूरेशन इन मंथ्स इनटू 100 कर देंगे। तो अपने को नेट इंटरेस्ट रेट आ जाएगा लॉक्ड बाय कंपनी ड्यू टू हेजिंग, कि मतलब कि हेजिंग के वजह से उसको कितना इंटरेस्ट आया वो स्टेप 4 में कैलकुलेट कर लेंगे। तो अपना स्टेप 1 अपन डिसाइड करेंगे बाय या सेल करना है, स्टेप 2 अपन कितने कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करना है वो करेंगे, स्टेप 3 अपने को कैलकुलेट द नेट क्या बोलते हैं नेट इंटरेस्ट पेड या रिसीव्ड, और स्टेप 4 करेंगे कि कैलकुलेट द नेट इंटरेस्ट, की मतलब टोटल इंटरेस्ट तेरा कितना बना यूजिंग द हेजिंग ड्यू टू हेजिंग। तो ये अपना आ जाएगा कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हैविंग जीरो कूपन बॉन्ड ऑन अंडरलाइंग एसेट। तो ये अपना हो गया। अभी आता है कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हैविंग कूपर बियरिंग बॉन्ड ऑन अंडरलाइंग, ठीक है, कि इसमें जो बॉन्ड है उसका कूपन रेट है करके, अपन पहले कैसे जीरो कूपन बॉन्ड देख रहे थे, इसमें कूपन वाला बॉन्ड है। तो ये बहुत सिंपल है, अगर क्वेश्चन 4 अपन डायरेक्टली करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन एक बार अपन कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। तो इसमें भी सेम लाइन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है ऑन क्या बोलते हैं ऑन स्टॉक एक्सचेंज की बाय और सेल कूपन बियरिंग बॉन्ड ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, एक फ्यूचर डेट डिसाइड की और एक प्रीफिक्स्ड प्राइस भी डिसाइड कर लिया है, लेकिन इसमें सेटलमेंट बाय फिजिकल डिलीवरी होता है। जो जीरो कूपन बॉन्ड था उसमें क्या था, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज फॉर बैटिंग ऑन प्राइस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। उसमें बैटिंग कर रहे थे अपन की बैटिंग ऑन प्राइस ऑफ ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ प्रीफिक्स्ड प्राइस, तो बैटिंग करते हैं तो इसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, तो ये कैश सेटलमेंट था। लेकिन जो अपन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हैविंग जीरो कूपन बॉन्ड, इसमें अपन बाय और सेल कर रहे हैं एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ प्रीफिक्स्ड प्राइस, तो इसमें सेटलमेंट जो है वो फिजिकल डिलीवरी का होता है, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट था। तो इसमें क्या रहता है कि तो ये दिस कॉन्ट्रैक्ट इज डन फॉर अ नोशनल बॉन्ड। तो जो सेलर है ऑफ IRF कॉन्ट्रैक्ट कैन डिलीवर एनी बॉन्ड फ्रॉम द बास्केट ऑफ डिलीवरी बॉन्ड ऑफ NSE ऑन मैच्योरिटी। तो वो जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड का सेलर है, वो कोई भी बॉन्ड चिपका देगा जिसका क्या बोलते हैं सिंस द सेलर ऑफ IRF कॉन्ट्रैक्ट कैन डिलीवर एनी बॉन्ड, तो ही विल चूज द चीपेस्ट टू डिलीवर, मतलब CTD बॉन्ड एज फॉलोज। तो चीपेस्ट टू डिलीवर वाला बॉन्ड देगा। स्टेप 1 क्या रहेगा, कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ईच अवेलेबल बॉन्ड दैट कैन बी डिलीवर्ड।
फिर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे जो अपन बॉन्ड डिलीवर करेंगे करके। तो ये कैसे होगा करके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टेप 1 में ऐसा रहता है कि प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट प्राइस है उसको अपन कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। कन्वर्जन फैक्टर क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको लेस कर देंगे अपन कोटेड प्राइस ऑफ बॉन्ड ऑन मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी पे बॉन्ड की प्राइस क्या रहेगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे होगा, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर से, उसको माइनस कर देंगे अपन कोटेड प्राइस ऑफ बॉन्ड ऑन मैच्योरिटी। तो कन्वर्जन फैक्टर वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। स्टेप 2 क्या करेंगे, जिस पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, सिलेक्ट डेट बॉन्ड फॉर डिलीवरी विच प्रोवाइड मैक्सिमम प्रॉफिट एज कैलकुलेटेड इन अबाउट स्टेप अमॉन्ग ऑल द अवेलेबल बॉन्ड्स। तो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो बॉन्ड अपन सिलेक्ट करेंगे फॉर डिलीवरी के लिए। तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर मतलब ये क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हैविंग कूपन बेयरिंग बॉन्ड एज अंडरलाइन। तो यही है, इसमें फिजिकल डिलीवरी होती है और ये कोई भी बॉन्ड अपन चिपका सकते हैं, वो बॉन्ड अपन चिपकाएंगे जिस पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है करके। स्टेप 1 में निकाल देंगे कैसे किस में प्रॉफिट हो रहा है, 5-6 बॉन्ड से उसमें से, और स्टेप 2 है कि कौन सा बॉन्ड में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो उसकी डिलीवरी कर देंगे। तो अपना पार्ट 3 भी होता है जो अपना फ्यूचर से रिलेटेड था। पार्ट 2 था अपना फॉरवर्ड से रिलेटेड। अभी पार्ट 4 देखेंगे अपन, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, जो ऑप्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे इंटरेस्ट रेट गारंटी। इंटरेस्ट रेट गारंटी देखेंगे इसमें। तो ये ऑप्शन सेम वैसा ही है जो अपन ने डेरिवेटिव के इक्विटी में देखा था कि एक बायर रहता है, ऑप्शन क्या बोलते हैं, और रहता है कि सेलर। तो इसमें क्या रहेगा कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विथ द बैंक टू बाय द राइट टू टेक अ लोन एट अ स्ट्राइक प्राइस, कि मतलब आगे जाके ये प्राइस पे हम लोग लोन ले लेंगे फॉर अ लोन ऑफ अ सर्टन मैच्योरिटी आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो इसमें क्या रहता है कि जो इंटरेस्ट रेट गारंटी प्रीमियम है, इसमें प्रीमियम पे करना पड़ता है अपने को, बैंक को ये बिगनिंग में पे करना पड़ता है फॉर बाइंग द राइट टू टेक द लोन एट अ स्ट्राइक प्राइस। और अगर आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड, जो स्पेसिफाइड पीरियड हो जाएगी मैच्योरिटी के टाइम, अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगी स्ट्राइक राइट से, तो अपन वो एक्सरसाइज कर देंगे और टेक लोन एट अ स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट तेरा कम रहा स्ट्राइक प्राइस से, स्ट्राइक रेट से, तो अपन क्या करेंगे, प्रीमियम पे कर दें। प्रीमियम जो अपन ने पे किया वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन हम लोग वो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास राइट टू एक्सरसाइज है और जो बैंक के पास है उसके पास ऑब्लिगेशन है करके। ठीक है, तो फिर अपन कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट पेबल ऑन लोन, कि कितना कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट अमाउंट पेबल ऑन लोन वो कैसे आएगा। जो इंटरेस्ट अमाउंट अपन जो एक्चुअल लोन में पे करेंगे एज पर द सिलेक्टेड रेट, सिलेक्टेड रेट कुछ भी हो सकती है, या तो स्ट्राइक रेट हो सकती है और या तो कम प्राइस हो सकती है, ये दोनों में से एक इंटरेस्ट रेट होएगा। और जो अपन ने प्रीमियम किया वो ऐड कर देंगे, वो अपन टोटल इंटरेस्ट अमाउंट पेबल ऑन लोन वो उतना हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट गारंटी है, इसमें बस क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस है, अगर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाएगी तो स्ट्राइक प्राइस पे एक्सरसाइज करेंगे, अगर स्ट्राइक प्राइस से नीचे रहेगी तो नीचे वाली प्राइस से एक्सरसाइज करेंगे और एक प्रीमियम दे देंगे, बस इसमें इतना ही है। तो इंटरेस्ट रेट गारंटी हो गया। अभी अपन देखेंगे कैप ऑप्शन एंड फ्लोर ऑप्शन। कैप ऑप्शन क्या होता है, ये कॉल ऑप्शन जैसे ही होता है, और फ्लोर ऑप्शन रहता है कि पुट ऑप्शन जैसा। तो अपन कैप ऑप्शन देखेंगे करके। तो इसमें ऑन ईच रीसेट डेट अपन ने डिस्कस किया था कि 6 महीने की एंड वाली डेट, 6 महीने एक्सपायर हो जाते, जो 6 महीने की डेट रहेगी वो रीसेट डेट रहेगी। तो इसमें क्या होता है कि वही बोला कि ऑन ईच रीसेट डेट बता दिया, अगर इफ़ बेंचमार्क रेट ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट एक्सीड्स, कि अगर बेंचमार्क रेट ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट एक्सीड्स द स्ट्राइक प्राइस, अपन ने स्ट्राइक प्राइस दिखा दे कि ये स्ट्राइक प्राइस होगी, अगर उसके ऊपर गया तो अपने को जो ऑप्शन बायर है विल रिसीव पे ऑफ इन कैप ऑप्शन फ्रॉम द सेलर। तो जो उन दोनों का डिफरेंस रहेगा वो पे ऑफ आ जाएगा, वो बायर को मिलेगा ऑन नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट। तो अपन पे ऑफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ईजी है। जो लोन अमाउंट है उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस किसका, बेंचमार्क रेट ऑन रिसेंट डेट। जो तेरी लाइबर की रेट आई रीसेट डेट पे उसको माइनस करेंगे अपन स्ट्राइक रेट से, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डेज या तो मंथ्स फ्रॉम रीसेट डेट टू इंटरेस्ट पेमेंट डेट, की रीसेट डेट हुआ और जो तेरा नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट आएगा वो पीरियड का डिफरेंस अपन डिवाइडेड बाय 365 या तो 12 करेंगे। फिर से बताता हूँ पे ऑफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोन अमाउंट इनटू डिफरेंस किसका लेंगे, जो बेंचमार्क रेट ऑन रीसेट डेट माइनस स्ट्राइक रेट, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय 365 या तो 12।
अगर इफ़ बेंचमार्क रेट ऑन अ रीसेट डेट डज नॉट एक्सीड, कि मतलब कि जो बेंचमार्क रेट है वो एक्सीड नहीं कर रही है स्ट्राइक रेट से, जो पे ऑफ रहेगा वो ज़ीरो हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट, कि मतलब पे ऑफ कुछ नहीं मिलेगा, पे ऑफ कभी भी नेगेटिव नहीं रह सकता है। तो वही है कि अगर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर गया, जो डिफरेंस है वो पे ऑफ मिल जाएगा अपने को ऑप्शन सेलर, मतलब सेलर से मिल जाएगा बायर को। तो बस यही था इसमें कॉल ऑप्शन में। अपन देखेंगे अभी फ्लोर ऑप्शन को अपन पुट ऑप्शन भी बोलते हैं। तो इसमें भी देखेंगे कि रीसेट डेट पे बेंचमार्क रेट ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, क्या वो लोन गोज बिलो, अगर बिलो जाती है स्ट्राइक रेट से तो ऑप्शन बायर है विल रिसीव पे ऑफ इन फ्लोर ऑप्शन फ्रॉम ऑप्शन सेलर से अपने को क्या बोलते हैं पे ऑफ मिल जाएगा अगर स्ट्राइक प्राइस से नीचे तेरी प्राइस गई, जो बेंचमार्क रेट ऑन रिसेंट डेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना। तो इसमें पे ऑफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वैसा ही है, लोन अमाउंट इनटू, इसमें पहले स्ट्राइक प्राइस लेंगे, उसमें माइनस करेंगे बेंचमार्क रेट ऑन रीसेट डेट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डेज, या फ्रॉम रीसेट डेट टू इंटरेस्ट पेमेंट डेट डिवाइडेड बाय 365 इंटू 12। तो ये अपना पे ऑफ भी आ जाएगा। इसमें भी ऐसा है कि अगर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर तेरी प्राइस रहेगी, मतलब ऑन बेंचमार्क रेट, इफ बेंचमार्क रेट ऑन रीसेट डेट डज नॉट गो बिलो द स्ट्राइक रेट, देन जो पे ऑफ रहेगा इन फ्लोर ऑप्शन विल बी जीरो फॉर नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट, इट कैन नॉट बी नेगेटिव इन एनी केस। तो सेम है कि नेगेटिव नहीं रहेगा। तो ये अपना पे ऑफ का भी फ्लोर प्राइस से भी डिस्कस हो गया कि कैसा होता है फ्लोर ऑप्शन, ठीक है। फ्लोर ऑप्शन भी अपन ने देख लिया कैसा होता है। अभी नोट देखेंगे कि ऑप्शन प्रीमियम इज पेड बाय द ऑप्शन बायर, इसमें भी ऑप्शन प्रीमियम पे करेगा। वो कैसे कैलकुलेट होएगा, लोन अमाउंट इंटू ऑप्शन प्रीमियम, तो ये तेरा ऑप्शन प्रीमियम हो जाएगा। ऑप्शन में हमेशा याद रखना एक प्रीमियम देते हैं अपन सेलर को, क्योंकि अपने पास राइट रहता है कि अपन एक्सरसाइज करेंगे नहीं एक्सरसाइज करेंगे, तो ये बेनिफिट के वजह से अपने को प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है। ये अपना फर्स्ट नोट 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी दूसरा है कि इंटरेस्ट रेट कॉलर क्या होता है कि जो बायर रहता है वो क्या बोलते हैं शाना रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि इट इज़ अ स्ट्रेटजी इन विच वो बाय करता है कॉल ऑप्शन और सेल करता है फ्लोर ऑप्शन। तो इसमें क्या रहता है, जो अपन प्रीमियम पे करते हैं बाय ऑप्शन पे सेलर को देते हैं, वो अपना लेस हो जाता है, क्योंकि अपन क्या बोलते हैं फ्लोर ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो अपने को उसमें भी प्रीमियम मिलता है। तो दोनों का प्रीमियम से क्या बोलते हैं एक जगह प्रीमियम पे करे, एक जगह प्रीमियम रिसीव कर रहा है, तो नेट हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा करके। सो पे ऑफ इन कैप ऑप्शन विल बी रिसीव्ड ऑन इंटरेस्ट पेमेंट डेज एंड पे ऑफ इन फ्लोर ऑप्शन विल बी पेड ऑन इंटरेस्ट पेमेंट डेज, ठीक है। तो इट इज़ अ स्ट्रेटजी इन विच बाय कैप ऑप्शन एंड सेल फ्लोर ऑप्शन ऑन अ लोन। ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया। अभी थर्ड पॉइंट क्या है, इफ क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन पूछ रहा है कि टू शो हाउ मच इंटरेस्ट रेट इज हेज्ड थ्रू ऑप्शन, ठीक है, कि मतलब कितना इंटरेस्ट रेट हेज कर दिया अपन ने ऑप्शन से, तो फिर नेट पे ऑफ फ्रॉम ऑप्शन ऑन ईच इंटरेस्ट पेमेंट डेट एज फॉलोज। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे करके, तो ये क्या रहता है कि जो अपन प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका अपन देखेंगे कि अपन फर्स्ट डे पे बिगनिंग, यूजुअली क्या होता है कि फर्स्ट डे पे अपन प्रीमियम पे कर देते हैं। इसमें क्या करना है कि जो प्रीमियम है वो वैसे फर्स्ट डे पे ही होता है, लेकिन कैलकुलेट अपन करेंगे कि कैसे अपन चारों में डिवाइड कर सकते हैं। चारों मतलब कि जब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसमें से प्रीमियम भी मतलब लेस कर देंगे, मतलब कि जो अपने को पे ऑफ मिलेगा उसमें से अपन ऑप्शन प्रीमियम एलोकेटेड टू डेट पेमेंट डेट अपन लेस कर देंगे। तो कैसे आएगा, पे ऑफ फ्रॉम ऑप्शन ऑन पेमेंट डेट लेस ऑप्शन प्रीमियम एलोकेटेड टू डेट प्रीमियम डेट। तो ऑप्शन प्रीमियम कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑन ईच पेमेंट डेट जो ऑप्शन प्रीमियम पेड एट द बिगिनिंग था उसको डिवाइड कर देंगे PVF एट द रेट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट फॉर ऑल द पेमेंट डेट्स, ठीक है। जो फिक्स्ड इंटरेस्ट था, रेट था, वो उससे अपन PVF कर देंगे और उससे डिवाइड कर देंगे। तो मतलब चारों पीरियड के लिए अपना जो प्रीमियम जाएगा वो फिक्स हो जाएगा करके, वो उसका प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे करके। तो इसको हेज बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट रिस्क इज हेज्ड थ्रू ऑप्शन, ठीक है। तो ये अपना पार्ट 4 भी होता है जिसमें अपन ने इंटरेस्ट रेट गारंटी देखा और फ्लोर ऑप्शन और कैप ऑप्शन भी देखा, उसके नोट थे 3, वो भी डिस्कस कर लिए। अभी अपन आते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप, कि इंटरेस्ट रेट को अपन स्वैप कर रहे हैं। ये अपना लास्ट 5th पार्ट है। तो इसका मीनिंग क्या रहता है,
तो मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है कि ये स्वैप हो जाता है कि एक बंदे को डर लग रहा है कि मेरी इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ जाएगी करके, और दूसरा बंदा है उसको भी मतलब कमाना है करके। तो क्या होता है कि जो दूसरा बंदा है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट दे देता है ये जिसको डर लग रहा है करके, और जो आगे स्वैप इंटरेस्ट मतलब जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट है वो तेरा बढ़ेगा कम होगा, वो रिस्क जो ये दूसरा बंदा है वो ले लेता है करके। तो इट इज़ अ एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंटरेस्ट पेमेंट बिटवीन टू पार्टीज, और ये नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट पे होता है। वन पार्टी विल पे इंटरेस्ट एज पर द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट नोन एज फिक्स्ड इंटरेस्ट पेयर, और जो अदर पार्टी है एज पर द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट नोन एज फ्लोटिंग रेट पेयर। तो इसमें टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप्स कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक प्लेन वनीला स्वैप होता है जिसको जेनरिक स्वैप और कूपन स्वैप भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कैलकुलेट करते हैं 360 डेज इन अ ईयर। एक्चुअली अपन 365 डेज करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ बोला भी नहीं है तो अपने को 360 डेज इन अ ईयर पकड़ के चलना है। तो अभी स्टेप्स बता दिया हाउ टू कैलकुलेट द नेट सेटलमेंट अमाउंट। जो नेट सेटलमेंट अमाउंट रहता है वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पेयर, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पेयर है वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा। तो बहुत ईजी है। इसमें क्या होता है कि पीरियड बता देते हैं कि इतना पीरियड है करके। इसका फार्मूला पहले अपन डिस्कस करते हैं, एन इंटू फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जिसको ऑल इन कॉस्ट भी बोलते हैं, इंटू नंबर ऑफ डेज टिल सेटलमेंट डेट डिवाइडेड बाय 360। याद रखना 360 360 360। तो इसमें जो एन है वो नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट है, एआईसी ऑल इन कॉस्ट जिसको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं, और एन क्या है, नंबर ऑफ डेज आर टेकन बाय अज्यूमिंग 30 डेज इन अ मंथ। ये याद रखना जब फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मतलब फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट अपन कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा याद रखना जो नंबर ऑफ डेज लेंगे मतलब कि नंबर ऑफ डेज टिल सेटलमेंट वो 30 डेज इन अ मंथ ये अज्यूम करके चलेंगे अपन। तो अपना फॉर्मूला आ गया एन इंटू फिक्स रेट इंटू नंबर ऑफ डेज टिल सेटलमेंट, जो 30 पर मंथ लेंगे, पर मंथ में 30 लेंगे डिवाइड बाय 360। तो अपना स्टेप 1 आ गया। स्टेप 2 अपन फ्लोटिंग रेट पे कैलकुलेट करेंगे। जो अपन इंटरेस्ट पे करेंगे फ्लोटिंग रेट पे करेंगे, तो सेम इसमें जो नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट है उसको अपन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें नंबर ऑफ एक्चुअल डेज लेंगे। ऊपर वाले में क्या ले रहे थे अपन कि नंबर ऑफ डेज टिल सेटलमेंट, इसमें नंबर ऑफ एक्चुअल डेज टिल सेटलमेंट, इसमें एक्चुअल डेज लेंगे विदाउट एनी अजम्पशन, कुछ अजम्पशन नहीं लेंगे। तो अपना स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या करेंगे, कैलकुलेट द नेट सेटलमेंट अमाउंट। क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द पेमेंट ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट पेयर एंड फ्लोटिंग रेट पेयर। तो अपना स्टेप 1 माइनस स्टेप 3 करेंगे तो अपना आ जाएगा। तो इसको प्लेन वनीला स्वैप बोलते हैं, प्लेन वनीला स्वैप, जेनरिक स्वैप और कूपन स्वैप भी बोलते हैं। और दूसरा रहता है कि प्लेन वनीला ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप। तो ये तेरा एक्चुअली कंपाउंडिंग होता है कि रोज़ ओवरनाइट तेरा हर एक दिन तेरा कंपाउंड होता जाता है कि आज इंटरेस्ट मिला उस पर इंटरेस्ट, इस पर इंटरेस्ट, उस पर इंटरेस्ट। तो इट इज़ द सेम एज प्लेन वनीला स्वैप विद द एडिशन फीचर कि जो इंटरेस्ट पेमेंट बाय फ्लोटिंग रेट पेयर है, जो फ्लोटिंग रेट पेयर पे कर रहा है विल बी कंपाउंडेड ऑन अ डेली बेसिस। वो डेली बेसिस मतलब कि एक एक दिन का होएगा। और इसमें क्या करना है, इफ क्वेश्चन इज आस्किंग टू अज्यूम 365 डेज इन अ ईयर देन डू कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली। अगर क्वेश्चन में बोला है 365 डेज लेना है तो 365 डेज ही लेना है करके। ये हो गया अपना प्लेन वनीला ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप। पहले अपन ने देखा प्लेन वनीला स्वैप और ये ओवरनाइट हो गया। ओवरनाइट में अपने को बस ये कि जो फिक्स्ड इंटरेस्ट जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेयर है करके वो कंपाउंडेडली पे करेगा, इट इज़ तो फ्लोटिंगली पे करेगा। ठीक है, तो ये अपना टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप भी हो गया। अभी लास्ट अपन डिस्कस करते हैं कि यूज़ ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। इसमें क्या करते हैं कि दो पार्टी रहती है, एक को फ्लोटिंग पे लेना है और दूसरे को फिक्स्ड पे लेना है, लेकिन एक को लग रहा है कि ये ज़्यादा मिल रहा है, दूसरे को लग रहा है ज़्यादा मिल रहा है, तो वो लोग स्वैप कर देंगे कि तू फ्लोटिंग ले ले, मैं फिक्स्ड ले लेता हूँ और इसमें अपने को कुछ बेनिफिट होएगा, वो अपन इक्वली डिवाइड कर लेंगे करके। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इफ़ वन पार्टी वांट्स टू टेक लोन एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड अदर पार्टी वांट्स टू टेक लोन एट अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट देन दे कैन रिड्यूस देयर बोरोइंग कॉस्ट बाय यूज ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो स्टेप्स टू बी फॉलोड टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसमें दो ही स्टेप है, दो स्टेप से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले अपन डिटरमाइन करेंगे कि स्वैप अपने यहाँ बेनिफिशियल है या नहीं, कि जो अपन स्वैप करें क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं। तो ये कैसा होता है कि
ये बैंक ही प्रोवाइड करती है, क्योंकि अपन थोड़ी ऐसे बोरोवर ढूंढ पाएंगे, तो ये बैंक ही फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और इसमें थोड़ा अपना कमीशन चार्ज कर लेती है, करके। तो इसमें पहले अपन देखेंगे कि बेनिफिशियल है या नहीं। तो अभी इफ बोथ पार्टी टेक्स द रिक्वायर्ड लोन डायरेक्टली, कि मेरे को कि जो उनको चाहिए था वो खुद से ही ले रहे करके, कि जैसे कि मेरे को चाहिए था फिक्स्ड इंटरेस्ट और दूसरे को चाहिए था फ्लोटिंग, तो मैं फिक्स्ड रिटर्न से ही अपन पहले कॉस्ट निकालूंगा कि कैसे लिखूंगा क्वेश्चन में कि टोटल इंटरेस्ट रेट ऑन रिक्वायर्ड लोन डायरेक्टली, जो अपने को लोन चाहिए था वो डायरेक्टली कर देंगे। तो ये दोनों पार्टी का करेंगे, कि ए पार्टी का बी पार्टी का, कि फ्लोटिंग प्लस फिक्स्ड वो कर देंगे, और लेस इंटरेस्ट रेट ऑन स्वैप, जो अपन स्वैप कर रहे हैं वो इंटरेस्ट रेट मतलब कर देंगे, उसका टोटल कर देंगे, मतलब वो लेस करेंगे किससे, जो एक्चुअल में ले रहे हैं इंटरेस्ट रेट, और जो माइनस करेंगे जो स्वैप करके आ रहा है। अगर उस पर टोटल गेन आ रहा है, टोटल गेन तेरा परसेंटेज में आएगा कि इतने परसेंटेज का गेन हो रहा है, उसमें अपन लेस कर देंगे स्वैप बैंक कमीशन, उसके बाद तेरा नेट गेन हो रहा है तभी जाके ये बेनिफिशियल होगा। फिर कि डिटरमाइनिंग वेदर द स्वैप इज़ बेनिफिशियल, ये तेरा अगर इंटरेस्ट तेरा इतना आ रहा है तो वो बेनिफिशियल होगा। अभी अपन स्टेप 2 कैलकुलेट करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ नेट इंटरेस्ट रेट कॉस्ट ऑफ लोन बाय यूजिंग द स्वैप। तो मतलब कि उनको एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो क्या करेंगे कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल टू इट, कि मतलब ए लिमिटेड को समझ फ्लोटिंग लेना था, तो वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट अगर डायरेक्टली परचेस करता तो उसको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ता, मतलब कि L प्लस 0.5 और लेस कर देंगे शेयर इन नेट गेन। शेयर क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं तो अज्यूम करेंगे कि इक्वली है करके, वो लेस कर देंगे तो अपना नेट इंटरेस्ट रेट कॉस्ट आ जाएगा ऑन लोन बाय यूजिंग द स्वैप। और सेम अपन बी लिमिटेड का करेंगे जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पेयर है करके, तो उसमें से लेस कर देंगे शेयर इन नेट गेन, तो अपना आ जाएगा। तो अपन स्टेप 1 में देखा कि वो बेनिफिशियल है या नहीं। अगर बेनिफिशियल है तो नेट गेन अपन लेस कर देंगे और एक्चुअल कॉस्ट बता देंगे स्टेप 2 में। तो ये अपना IRRM चैप्टर भी ख़त्म होता है करके, बहुत इजी है ये भी। सबसे पहले अपन ने देखा था कि पार्ट 1 में कि इंट्रोडक्शन टू IRM, दूसरे में देखा था कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, जिसमें था कि मीनिंग ऑफ FRA और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन FRA, और थियोरेटिकल रेट भी देख लिया था FRA रेट। और ये पार्ट 2 खत्म हो गया था। पार्ट 3 था क्या, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। तो इसमें क्या था कि जीरो कूपन बॉन्ड अंडरलाइंग एसेट, जिसमें कैश सेटलमेंट होता है, और दूसरा पार्ट था कि कूपन बेस्ड क्या बोलते हैं बॉन्ड है, जिसमें डिलीवरी से सेटल होता है करके। उसके बाद अपन ने देखा था कि इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में बहुत इजी था, इंटरेस्ट रेट गारंटी, और दूसरा था कि फ्लोर ऑप्शन या तो कैप ऑप्शन, और ये था तो 3 नोट से वो देख लिया। और लास्ट में था कि इंटरेस्ट रेट स्वैप, तो पहले मीनिंग देख लिया, फिर टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट जिसमें प्लेन वनीला था और एक ओवरनाइट था, और लास्ट में था कि स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। तो ये अपना IRRM चैप्टर भी खत्म होता है। तो मतलब इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं IRRM के चैप्टर का। तो सबसे पहले फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट FRA। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि मिस्टर पाकर इज़ कंटेम्प्टिंग टू बोरो, उसको 6 करोड़ चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, लेकिन अभी नहीं चाहिए, 6 मंथ्स बाद चाहिए, ठीक है। उसकी करंट रेट चल रही है 9%, बट इट मे गो अप इन 6%। तो द कंपनी वांट्स टू इसको हेज करना है इटसेल्फ अगेंस्ट द लाइकली इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो कंपनी FRA सेल कर रही है, कंपनीज का बैंक जो बैंकर्स है वो FRA सेल कर रही है 9.30% के हिसाब से। अभी इसमें पूछा कि व्हाट विल बी द फाइनल सेटलमेंट अमाउंट इफ द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आफ्टर 6 मंथ्स हैपन टू बी 9, मतलब 2 दिया कि 9.60 हो जाएगी या 8.80 हो जाएगी करके। तो अभी अपन कैलकुलेट करते, तो ये FRA का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है। तो FRA क्या होता है कि अपन बैटिंग करते हैं किस पे, बैटिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट फॉर अ लोन फॉर अ सर्टन मैच्योरिटी आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। तो इसमें भी यही करना है कि सिंस द कंपनी को, सबसे पहले अपन क्वेश्चन 1 में ये लाइन रखेंगे कि सिंस द कंपनी वांट्स टू बोरो लोन, इट हैज़ अ फियर कि राइज इन इंटरेस्ट रेट, हेंस कंपनी विल गो फॉर अपसाइड बैटिंग ऑन FRA, मतलब कि बाय FRA करना है उसको। तो अपन देखेंगे कि फाइनल सेटलमेंट कैसे होएगा करके। तो अपने को याद है कि सबसे पहले स्टेप तो नहीं, डायरेक्ट फार्मूला था कि N इंटू ब्रैकेट में RR माइनस FR
इसको मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देते और डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू कर देते। प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि 1 प्लस ब्रैकेट में आर आर इंटू टी। तो वही अपने को करना है। क्वेश्चन में एन दे के रखा है, आर आर अपने को फर्स्ट पार्ट आर आर अपने को दो चाहिए, बता दिए कि आगे जाके क्या प्राइस होगी। एक 9.60 था और इनकी स्ट्राइक प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस थी वो थी, कोटेड प्राइस थी वो 9.30। इन दोनों का डिफरेंस और 3 महीने का लोन था तो इंटू 3 डिवाइड बाई 12। इसको प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे कैसे, 1 प्लस जो आगे जाके रेट होगी, जो जैसे कि 9.60 और आगे जाके हो गए, उससे अपन कर देंगे डिवाइड, मतलब कि वो रेट यूज़ कर देंगे 1 प्लस 0.096 इंटू 3/12। तो जो फाइनल सेटलमेंट अमाउंट आएगी वो हो जाएगा करके। तो अभी कैसा ये इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो सिंस आर आर ग्रेटर देन एफ आर अपसाइड बेटिंग इट इज़ अ गेन फॉर पार्कर लिमिटेड। ठीक है, ये गेन हो जाएगा। सेम अपने को जो दूसरा इंटरेस्ट रेट है उसका अपने को निकालना है और जैसे कि वही फॉर्मूला में डालना है। बस याद रखना जो प्रेजेंट वैल्यू करेगा वो करंट वाले प्राइस से करे। तो ये अपना सेकंड वाला रेट से भी निकाल लेंगे। और इसमें क्या है, अपन ने अपसाइड बेटिंग की थी, तो अपसाइड बेटिंग में प्रॉफिट कब होगा, जब तेरा आर आर लेस रहेगा स्ट्राइक प्राइस से, फेयर रेट से। तो इसमें लॉस हो जाएगा, लॉस फॉर अ पार्कर लिमिटेड। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन 1 हो जाता है एफ आर ए का। अभी अपन क्वेश्चन 2 देखते हैं एफ आर ए का। तो क्वेश्चन 2 भी बहुत इजी है। इसमें क्या बोला है कि जो टीएम फिनकॉर्प हैज़ बॉट 6x9 मतलब 100 करोड़ का फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, जिसकी प्राइस थी, मतलब रेट थी 5.25। फिर ऑन सेटलमेंट डेट, जो मतलब मैच्योरिटी डेट है, उस पर माइबोर की प्राइस दे के रखिए कि अगर 3 मंथ्स का लोन रहता तो उस पर रेट इतना होता, अगर 6 मंथ्स का है तो उस पर इतना चल रहा है, और 9 मंथ्स का है उस पर इतना चल रहा है। लेकिन अपन ये बताएंगे कि अपन ने 3 मंथ्स का लिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे कैसे, और अपने को क्या क्या बोला है, प्रॉफिट और लॉस बताना है बेसिस पॉइंट से, कि कितना बेस पॉइंट अपने को प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। और दूसरा बोला है कि सेटलमेंट अमाउंट बताओ। तो सबसे पहले अपन बता देंगे कि जो टीएम लिमिटेड है वो बाय किया है एफआर, मतलब कि अपसाइड बेटिंग है, ये लिख देंगे, और लोन अमाउंट लिख देंगे, और एफआरए रेट लिख देंगे कि एफआरए रेट कितने पे बाय किया। अभी इसको जो 6 और 9 एफआरए उसको अपन बताएंगे कि क्या होता है ये। तो मतलब 3 मंथ लोन फॉर आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। तो देयरफॉर जो सेटलमेंट अमाउंट, द सेटलमेंट विल बी डन 6 मंथ्स के बाद। सिंस अपसाइड बेटिंग है तो अपसाइड बेटिंग पे कैसे प्रॉफिट और लॉस होगा वो बताएंगे कि इफ़ आर आर इज़ ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, मतलब क्या बोलते हैं एफ आर, मतलब कि फॉरवर्ड रेट तो गेन होगा, या तो अगर आर आर एफ आर से लेगा तो लॉस होगा। तो अपन ने बाय किया है कि मतलब इन गिवन केस आर आर आफ्टर 6 मंथ्स, तो अपने को बताना है कि आफ्टर 6 मंथ फॉर अ 3 मंथ्स लोन की रेट क्या है। तो क्वेश्चन में 5.50 दिया है। तो देयरफॉर जो आर आर है वो गेन हो गया, क्योंकि जो आर आर प्राइस है वो ग्रेटर देन एफ आर से, तो गेन हो जाएगा। तो गेन अपन बेसिस पॉइंट टर्म में बता देंगे कि 5.50 माइनस 5.25, तो सो गेन इन बेसिस पॉइंट इतना आ जाएगा। फाइनल सेटलमेंट कैसे होएगा, जो लोन अमाउंट है उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस बिटवीन द आर आर और एफ आर इंटू 3/12 कर देंगे, और डिवाइड बाय अपन वो रेट से करेंगे प्रेजेंट वैल्यू जो अभी चल रही है, मतलब करंट 6 मंथ मतलब मैच्योरिटी पे जो प्राइस थी, तो 1 प्लस आर इंटू 3/12। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन 2 भी हो गया। और अपने एफ आर ए के एफआरए के कॉन्सेप्ट भी होते हैं इसमें, डायरेक्टली बस प्रॉफिट एंड लॉस ही निकालना पड़ता है, इसके ही क्वेश्चन होते करके। अभी अपन देखते हैं आईआरएफ, मतलब कि इंटरेस्ट रेट ऑफ फ्यूचर। तो उसका सबसे पहले क्वेश्चन 3 आता है। तो अभी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का क्वेश्चन है। अपन क्वेश्चन पढ़ते कि एक्सपेसिस पीएलसी इज़ अ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक होलसेलर। तो उसको क्या रहता है कि 6 जो बिजनेस ऑफ द फर्म इज़ हाईली सीजनेबल, मतलब सीज़न वाइज इसका रहता है। तो साल के 6 महीने में उसको ह्यूज कैश मिलता है, लेकिन जो आगे का 6 महीने है उसको कैश क्रंच हो जाता है, तो उसको लीडिंग टू बोरिंग, उसको बोरिंग करनी पड़ती है उसके लिए। तो फिर इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट जो वो बोरो करेगा 25 मिलियन पाउंड फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ अ स्लैग सीजन। जो उसका जो 6 महीने का पीरियड है वो स्लैग सीजन के लिए, जिसमें कैश क्रंच रहता है, उसके लिए वो 3 मंथ क्या बोलते हैं लोन लेगा। वो कितना लेगा, अभी से 3 महीने बाद लेगा। तो मतलब कि कैसे हो जाएगा वो अपना 3/9 हो जाएगा। तो जब जो बैंकर है फर्म हैज़ गिवन द फॉलोइंग कोटेशन ऑफ एफ आर ए, उसको एफ आर ए का कोटेशन दिया है कि स्पॉट प्राइस पे एक तो स्पॉट दे दिया है, और 3/6 दिया एफ आर ए, और 3/9 एफ आर ए दिया है। तो 3/6 अपने को लेना देना नहीं है, क्योंकि अपने को 6 मंथ्स का चाहिए, तो वो 3 मंथ्स का लोन का बता रहा है। 6 मंथ्स का क्या रहेगा, 3 मंथ्स के बाद अपने को 6 मंथ्स चाहिए, तो 3/9 एफ आर ए। और उसमें 2 इंटरेस्ट दिया है, एक कम और एक ज़्यादा। जो कम है वो डाउनसाइड बेटिंग के लिए होता है, वो ज़्यादा रहता है वो अपसाइड बेटिंग
ट्रेडिंग के लिए रहता है। तो इधर तक लग रहा है कि FRA करके है, लेकिन अभी क्या बोला है कि जो 3 मंथ्स का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिंग इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स और उसके कोटेड प्राइस लेके रखिए 94.15। तो एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू उसने उन्हें बता दी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की 50,000 है पाउंड और वो 3 महीने का है और कोटेड प्राइस है 94.15। अभी अपने को बोला है कि एडवाइस द पोजीशन टू बी टेकन इन फ्यूचर मार्केट में लेना है, तो इसको फॉरवर्ड से कंपेयर नहीं करना, ये फ्यूचर मार्केट में लेने बोला है, तो इसमें FRA का कुछ काम नहीं है, ठीक है। बाय द फर्म टू हेज इट इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ 3 मंथ्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूजफुल रहेगा इफ़ आगे जाके इंटरेस्ट रेट 4.5% हो जाएगी और 6.5% हो जाएगी। तो इसमें कैसा रहता है कि ये अपना ज़ीरो कूपन बॉन्ड के हिसाब से चलते करके, तो ये IRF रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि अगर मैं बोरोवर हूँ तो मेरे को ये डर रहता है कि इंटरेस्ट रेट प्राइस आगे जाके बढ़ जाएगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी तो तेरा IRF कम हो जाएगा करके। तो अपन क्या करते हैं, अपने को अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर रहता है तो अपन IRF जो है वो सेल करते करके, क्योंकि जो बॉन्ड की प्राइस कम हो जाती है और कम हो जाती है तो अपने को डाउन साइड कम हो जाती है, तो कम साइड जाने का डर रहता है, तो अपन डाउन साइड बेटिंग करते हैं IRF में। तो मतलब इंटरेस्ट रेट का डर रहता है तो IRF पे अपन शॉर्ट करते हैं, IRF को शॉर्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये अपने को बताना है। और इंटरेस्ट रेट आगे दे चुकी है 4.5 और 6.5। तो स्टेप 1 यही है कि अपने को डिटरमाइन करना है कि IRF अपने को डाउन साइड बैटिंग करनी है या क्या बोलते हैं अपसाइड बैटिंग कर रही है। तो अपने को इंटरेस्ट रेट का डर है कि आगे जाके बढ़ जाएगा, तो अपने को IRF डाउन साइड बैटिंग करनी है। तो ब्रैकेट में यही लिख देने का, सिंस इंटरेस्ट रेट विल राइज सो प्राइस ऑफ IRF विल फॉल। तो ये अपना स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ IRF कॉन्ट्रैक्ट टू बी सोल्ड, कि कितने IRF कॉन्ट्रैक्ट तेरे को सोल्ड करने। तो इसका फॉर्मूला अपन ने देखा था, लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज बोलते हैं उसको, इनटू कर देंगे अपन लोन के पीरियड डिवाइडेड बाय जो फ्यूचर का पीरियड है। तो इसमें क्या कर देंगे, लोन के अमाउंट 25 मिलियन दिए डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 6/3 करेंगे, तो अपने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी सोल्ड आ जाएगा। अभी स्टेप 3 में अपन नेट इंटरेस्ट पेड कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें 2 सिनेरियो दे के रखा है कि अगर 4.5 इंटरेस्ट हो जाएगा या तो 6.5 इंटरेस्ट हो जाएगा। ये इंटरेस्ट दिया है लेकिन अपन IRF के बेसिस पे कर रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट से अपने को वैसे डायरेक्टली लेना देना नहीं है, अपने को IRF की प्राइस जाननी है। तो प्राइस ऑफ IRF ऑन मैच्योरिटी कैसे हो जाएगी, तो 100 माइनस इंटरेस्ट रेट करेंगे जो अपने को सिनेरियो 1 दे के रखा है 4.5, उसको लेस करेंगे तो अपनी IRF की प्राइस आ जाएगी। तो IRF की प्राइस आ गई 95.50 और अपन ने कौन से प्राइस पे उसको क्या बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था कि 94.15। तो अपन ने इसको शॉर्ट किया था, तो 94.15 से नीचे जाता तो अपने को गेन होता, लेकिन ये तो प्राइस बढ़ गई 95.15, तो अपने को लॉस हुआ, लॉस ऑन IRF कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू जो कॉन्ट्रैक्ट की साइज़ थी, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इनटू जो डिफरेंस हुआ तेरा IRF में कि 95.50 इंटू 94.15, इसको परसेंटेज में ले लेंगे इंटू 3/12 करेंगे, तो अपना लॉस ऑन IRF आ जाएगा। तो अपन नेट इंटरेस्ट पेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो अपन ने लोन था उसको अपन एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे जो 4.5% है, और उतना इंटरेस्ट अपन 6/12 मंथ के लिए पे करेंगे, और जो लॉस है वो भी ऐड कर देंगे क्योंकि अपने को लॉस हुआ है तो नेट इंटरेस्ट पेड में वो ऐड कर देंगे। तो अपना सिनेरियो 1 हो गया। सिनेरियो 2 दिया है कि 6.5% है, कि 6.5% से तेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो अपन देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो तेरी IRF की वैल्यू क्या रहेगी, तो 100 माइनस इंटरेस्ट रेट करेंगे तो अपनी की IRF वैल्यू आ जाएगी, जो कि आएगी करके 93.50। तो अपन ने शॉर्ट किया था जब कोटेड प्राइस थी फ्यूचर की 94.15 और अभी जो प्राइस है 93.50, तो अपने को प्रॉफिट हो गया क्योंकि अपन ने शॉर्ट किया था। तो वही प्रॉफिट अपन निकालेंगे कि कितना हुआ करके, वही क्या बोलते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू जो डिफरेंस था उसका परसेंटेज में लेंगे इनटू 6/12 करेंगे, 6/12 नहीं 3/12 करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है 3 मंथ्स का था, तो ये अपना गेन आ जाएगा। अभी नेट इंटरेस्ट पेड कैसे
कैसे निकालेंगे, जो एक्चुअल लोन था उस पर जो 6.5% है उस हिसाब से अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसमें से लेस गेन कर देंगे तो अपनी IRF की वैल्यू आ जाएगी। और स्टेप 4 अपन निकाल देंगे नेट इंटरेस्ट रेट क्या आएगा करके। तो देखा जाए तो दोनों में अपने को सेम आ रहा था प्राइस, सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 में जो भी नेट इंटरेस्ट पेड था वो सेम आ रहा था। तो वो कैसे आएंगे, नेट इंटरेस्ट पेड डिवाइडेड बाय जो अपन को लोन चाहिए था इनटू पीरियड कर देंगे जो लोन का था कि 12/6, ये अपन एनुअली रेट निकाल देंगे। वो कैसा 6 मंथ्स का था तो ये कैसे हो जाएगा इंटू 12 डिवाइड बाय 6 इंटू 100, तो अपना 5.85% आ जाएगा करके। तो ये अपन ने स्टेप 4 जो था वो कैलकुलेट कर लिया कि कैसे आएगा। लास्ट में अपन ने एनुअलाइज यील्ड निकाल दी करके कि नेट इंटरेस्ट पे डिवाइडेड बाय 35 इंटू 12/6 इंटू 100, तो आ जाएगा अपना 5.86, तो नेट इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। और लास्ट में पूछा है कि इवेल्युएट वेदर द इंटरेस्ट कॉस्ट टू एस्केप, मतलब कंपनी का नाम दिया है, शैल बी लेस हैड इट अडॉप्टेड द रूट ऑफ FRA इंस्टेड ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी इसमें बोला है कि वेदर द इंटरेस्ट कॉस्ट जो अगर वो लेस होगी अगर उसने FRA लिया इंस्टेड ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो अपन ये कैसे जज करेंगे। तो अभी ये देखेंगे कि अपने को नेट इंटरेस्ट कितना आ रहा था जो अपन ने स्टेप 4 में कैलकुलेट किया, वो 5.85 आ रहा था और 3/9 का FRA रेट क्या देके रखी थी 5.94। तो इंटरेस्ट रेट अपने को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कम मिल रही है रेदर देन FRA, तो वही लिखेंगे कि इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन 3/9 FRA इज़ 5.94%, तो बोरिंग विच इज़ मोर देन इंटरेस्ट रेट अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ठीक है, अपन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लेंगे करके, तो अपना क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन 4 देखते कि क्या है। इन मार्च SMD बैंक सोल्ड 7% इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, तो ये देखना फ्यूचर्स बोला है और इंटरेस्ट का बोला है करके। तो इसमें अंडरलाइंग नोशनल मतलब कूपन बॉन्ड दिया, मतलब कि इसमें जो परसेंटेज वाला कूपन है, 0 कूपन बॉन्ड नहीं है, परसेंटेज वाला कूपन है। द एक्सचेंज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स, उसमें बताए कि इतने सिक्योरिटी से इतने बॉन्ड है, उसकी कोटेड स्पॉट प्राइस दे के रखी है और कन्वर्जन फैक्टर दे के रखा है। और इसमें बोला है कि रिकमेंड द चीपेस्ट टू बी डिलीवर सिक्योरिटी डेट शुड बी डिलीवर्ड बाय SMD बैंक इन फ्यूचर इफ फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इज 10,000। तो अपन ने देखा था कि जो वो बॉन्ड देखेगा वो चीपेस्ट सेल करेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या था, तो इसमें स्टेप 1 और स्टेप 2 था। स्टेप 1 में बताया था कि अपन कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ईच अवेलेबल बॉन्ड डेट कैन बी डिलीवर्ड। तो इसका एक फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहले कि सिक्योरिटी अवेलेबल इन द मार्केट वो लिख देंगे, और फिर अपन देखेंगे कन्वर्जन फैक्टर लिख देंगे, और फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इंटू कन्वर्जन फैक्टर ये लिख देंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या था कि क्या था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू कन्वर्जन फैक्टर माइनस कोटेड प्राइस। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू कन्वर्जन फैक्टर ये लिख देंगे, और फिर जो कोटेड प्राइस थी वो लिख देंगे। फिर लास्ट में बता देंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ करके। तो अगर नेगेटिव जा रहे तो वो लॉस है, पॉजिटिव आया तो वो प्रॉफिट है। तो लास्ट में अपन यही बता देंगे, सिंस मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 420 इज़ जो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कौन से बॉन्ड में आएगा, सो इट शुड बी ऑप्टेड। तो फिर वही बता देंगे इट शुड बी ऑप्टेड, लास्ट में वो लिख देंगे। तो अपना ये क्वेश्चन 4 भी हो गया। तो अपना फ्यूचर्स वाले कौन सा क्वेश्चन भी हो गए, जिसमें अपन एक कूपन बॉन्ड वाला देखा, जिसमें 4 स्टेप थे, 0 कूपन बॉन्ड, और अपन ने देख लिया एक कूपन वाला जो क्वेश्चन 4 था। तो ये अपना फ्यूचर्स वाला क्वेश्चन भी हो गया। अभी अपन आगे ऑप्शंस देखेंगे कि ऑप्शंस इंटरेस्ट रेट ऑप्शन कैसे रहता है करके। तो उसके भी 4 क्वेश्चन है, वो अपन देखते हैं कैसे करना है। पहले क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं कि इसमें क्या बोला है कि अभी इंटरेस्ट रेट ऑप्शन के क्वेश्चन चालू होते हैं। ये क्वेश्चन 5 है। 2 कंपनी है, ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड, दोनों DEF बैंक के पास जाते हैं फॉर FRA फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। बोथ कंपनीज को 100 करोड़ चाहिए आफ्टर 2 ईयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। और बैंक की यील्ड कर्व देख के रखिए कि बैंक उनको कितने इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सकती है, अगर 1 ईयर का इतना है, 2 ईयर का इतना है, 3 ईयर का इतना है। तो इसमें बोला है कि आइडेंटिफाई एटलीस्ट 1 रीज़न, पहले रिक्वायर्ड पूछा, अभी 3 पार्ट है इसमें। सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे कि आइडेंटिफाई एटलीस्ट 1 रीज़न फॉर डिफरेंस इन द यील्ड कर्व फॉर द कंपनी। क्योंकि अगर तू देखेगा तो बैंक दोनों को अलग अलग इंटरेस्ट दे रही है। XYZ को कम से ज़्यादा दे रही है, और ABC लिमिटेड को
कम से ज़्यादा ही दे रही है, लेकिन XYZ लिमिटेड से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है। तो ऐसा क्यों है? तो बस हम लोग ये रीज़न एक लिख सकते हैं कि ड्यू टू क्रेडिट रेटिंग, लो क्रेडिट रेटिंग ऑफ ABC लिमिटेड। तो अपना फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट DEF बैंक वुड कोट अंडर 2V3 FRA यूजिंग द कंपनी यील्ड इंफॉर्मेशन एज कोटेड अबव। तो इसमें अपने को बताने हैं कि कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट DEF वुड कोट अंडर 2V3 यूजिंग द कंपनी यील्ड इंफॉर्मेशन एज कोटेड अबव। तो इसमें क्या है, जो अपन ने थियोरेटिकल FRA पढ़ा था कि थियोरेटिकल फेयर FRA रेट, इसमें वो अप्लाई करना है। वो कैसे अप्लाई करेंगे कि 3 साल का अपना जो रेट है और वही 2 साल का रेट है, तो अपने को वही इक्विवेलेंट इन डिफरेंस बताना है कि जो 1 साल का रहेगा वो कितना रेट आएगा, जिससे अपन इन डिफरेंस रहे 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के बीच में। ठीक है, तो वही बताना है, पहले XYZ लिमिटेड को लेके बताना है। तो टोटल पीरियड अपन लिख देंगे कि 3 ईयर्स, और जो फर्स्ट पीरियड है वो 2 ईयर है। अभी जो सेकंड पीरियड है उसका अपन इंटरेस्ट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे कि जो थर्ड पीरियड का इंटरेस्ट था वो 1 प्लस थर्ड पीरियड का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय और रेज टू 3 कर देंगे, क्योंकि 3 साल का है, डिवाइडेड बाय 1.1 प्लस फर्स्ट पीरियड का इंटरेस्ट, जो कि मतलब 2 ईयर्स का है करके, और उसको रेज टू 2 कर देंगे और -1 कर देंगे। तो अपना जो 1 ईयर का इंटरेस्ट है वो आ जाएगा करके। सेम अपने को XYZ का किया, अभी सेम अपने को ABC लिमिटेड का करना है। तो ये अपने इंटरेस्ट आ जाएंगे, FRA रेट आ जाएगी करके। ठीक है, अभी लास्ट में पूछा है, सपोज बैंक ऑफर इंटरेस्ट रेट गारंटी, इंटरेस्ट रेट गारंटी ऑफर कर रही है, और इसमें पूछा है कि रेट कैलकुलेटेड इन अबाउट टू, मतलब जो सेकंड पार्ट में अपने को आया वही रेट से इंटरेस्ट रेट गारंटी दे रही है, और प्रीमियम चार्ज कर रही है 0.1% ऑन द अमाउंट ऑफ लोन, मतलब 100 करोड़ पे 0.1% वो प्रीमियम चार्ज कर रही है। और अभी बोला कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेएबल बाय XYZ लिमिटेड इफ इंटरेस्ट रेट इन 2 ईयर्स टर्न्स आउट टू बी 4.5 और 5.50। तो अपन देखेंगे पहले ए 4.50 को हिसाब से लेके देखेंगे कि क्या करना है करके। तो इंटरेस्ट रेट गारंटी ये अपना ऑप्शन वाला पार्ट हो गया। ऑप्शन अपन तब एक्सरसाइज करेंगे कि अपन पहले देखेंगे कि इसने लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है करके। तो अपन पहले सिनेरियो ए देखेंगे, सिनेरियो ए, जिसमें और ये सिर्फ XYZ लिमिटेड का पूछा है, इसमें ABC लिमिटेड का नहीं पूछा है। तो XYZ लिमिटेड की स्ट्राइक प्राइस क्या आ गई थी, ऊपर से ले लेंगे 5.04, और सिनेरियो 1 लिख देंगे इफ़ इंटरेस्ट रेट आफ्टर 2 ईयर्स वो 4.50 हो जाएगा करके। तो अपन देखेंगे कि ये एक्सरसाइज प्राइस से नीचे आया है करके। तो जो अपन स्ट्राइक रेट पे अपन कॉन्ट्रैक्ट किए थे बैंक के साथ, वो अपन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में कम रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है करके। तो ऑप्शन लिखेंगे कि देयरफॉर ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज, और लिखेंगे कि इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ लोन कितना होएगा। तो 100 करोड़ इंटू 4.50 इंटू 1 कर देंगे, और इंटरेस्ट रेट प्रीमियम, ये टोटल इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट आ जाएगा अपना कि इतना पे करना है। सेम अपन सिनेरियो बी में करेंगे। सिनेरियो बी में क्या हो गया कि 5.04 से तेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, तो वो 5.0 से 5.50% हो गया करके। तो इसमें क्या आएगा कि ऑप्शन अपन एक्सरसाइज कर देंगे, तो वही नेट इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट अमाउंट लोन तो अपना आ जाएगा कि कितना इंटरेस्ट पे करना है, जो अभी स्ट्राइक प्राइस पे लोन का इंटरेस्ट जाएगा, और इंटरेस्ट रेट प्रीमियम अपना वो जो नॉर्मली जाता है। तो इंटरेस्ट रेट गारंटी का क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन 5th था, जिसमें थर्ड पार्ट पूछा था, वो अपना होता है। अभी दूसरा आता है कि क्वेश्चन 6 क्या पूछता है। तो क्वेश्चन 6 में क्या बोला है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है जिसको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से लोन लेना है 1 अप्रैल 2025। लोन का अमाउंट है 40 लाख, और जो रेट दिया है स्टार्टिंग में एट द इंसेप्शन क्या है 8.5% है पर एनम। ठीक है, और उसको पे करना है ये 31 मार्च को पे करना है, और ड्यूरेशन ऑफ लोन है 5 ईयर्स का। और वो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर द सेंट्रल बैंक ऑफ द क्या बोलते हैं कंट्री रिलीजेज द फॉलोइंग प्रोजेक्शन, जो बेंचमार्क रेट रहता है वही अबाउट द इंटरेस्ट रेट लाइकली टू प्रिवेल। तो उन लोग ने बताया कि 2026, क्योंकि अपन ने 1 अप्रैल 2025 से लिया है, तो उसका इंटरेस्ट 26 को जाएगा, 5 साल के 26 को जाएगा, 27 को जाएगा, 28 को जाएगा, 29 को जाएगा, 30 को जाएगा करके। तो इसमें वही सारी रेट दे दी है। और फिर फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि शो हाउ द बोरोवर कैन हेज द रिस्क यूजिंग द कैप ऑप्शन। तो मतलब कैप ऑप्शन के हिसाब से वो हेज कैसे करेगा। तो अराइजिंग आउट ऑफ द एक्सपेक्टेड राइज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन ही वांट टू पेग हिज इंटरेस्ट कॉस्ट। पेग मतलब कि फिक्स कर देना है उसको, हिज इंटरेस्ट कॉस्ट एट 8.50
पर एनम। तो कैप ऑप्शन बोला है। कैप ऑप्शन अपन एक मतलब क्या रहता है कि अपन एक रेट फिक्स कर देते हैं, अगर इसके ऊपर जाएगा तो अपने को क्या बोलते हैं पे ऑफ मिलेगा करके। तो अपन फर्स्ट पार्ट में तो बस यही बोला है कि हाउ बोरोवर मतलब बोरोवर को क्या करना चाहिए, तो वही अपन लिखेंगे। सिंस वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द इंटरेस्ट रेट विल गो विल राइज इन कमिंग फ्यूचर, दो सो बोरोवर कैन फिक्स द इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट कॉस्ट बाय बाइंग, उसको बाय करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट कैप ऑप्शन टू हेज द अगेंस्ट द इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, ये लिख देंगे और फिर पूरा कैप ऑप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन बता देंगे कि स्ट्राइक रेट ये है 8.50% और इतनी अमाउंट है, और रीसेट पीरियड बता देंगे, और क्या बोलते हैं ड्यूरेशन बता देंगे, और कब तक लोन रहेगा वो भी बता देंगे। और जो ये भी लिख देंगे कि जो प्रीमियम ऑन कैप ऑप्शन है विल बी पेड एट द बिगिनिंग। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पूछा है कि अज्यूम दैट द प्रीमियम नेगोशिएटेड बाय बोथ द पार्टीज इज 0.75%, कि मतलब जो बायर है वो सेलर को 0.75% देगा और वो एट वंस देगा 1 अक्टूबर 2025 को दे देगा करके। ठीक है, पेड एट वंस ऑन 1 अक्टूबर 2025। एंड और जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बता के रखी है 5 साल की, मतलब कि 26, 27, 28, 29, 30। और इसमें बोला है शो हाउ सेटलमेंट विल बी एक्सरसाइज्ड ऑन रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट ड्यू डेट, कि मतलब कि मतलब कितना उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अपन ने कैप ऑप्शन लिया था, तो कैप ऑप्शन के ऊपर मतलब जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर तेरी प्राइस जा रही है, उसके ऊपर तेरी स्ट्राइक रेट है उसके ऊपर तेरा रेट जा रहा है, तो उतना तेरे को पे ऑफ मिल जाएगा। तो अपन यही निकालेंगे, अपन डेट लिख देंगे, इतने सारी क्या बोलते हैं रीसेट डेट है, रीसेट डेट के बाद अपन इंटरेस्ट रेट लिख देंगे, इंटरेस्ट रेट क्या क्या है, उसके बाद पेमेंट डेट लिख देंगे, और फिर बता देंगे कि पे ऑफ मिलेगा नहीं, जहाँ पे ऑफ मिलेगा उधर यस लिखेंगे, जहाँ नहीं मिलेगा, और एंड में कैलकुलेशन बता देंगे। कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, जो अमाउंट ऑफ लोन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन डिफरेंस और इनटू कितने साल का पीरियड है। तो इसमें बताया था कि एक एक साल का ये करके, क्योंकि एक एक साल पे ही इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना अपन, तो बस वही पीरियड लेना है और उतना पे ऑफ दिखा देना है। तो क्वेश्चन 6 हो गया। अभी अपन आते हैं क्वेश्चन 7 पे। तो क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन 7 अभी सारा ऑप्शन का ही चल रहा है। तो क्वेश्चन 7 देखते हैं कि इसमें बोला है कि एमपीडी लिमिटेड है, तो इसमें बोला है कि एमपीडी इशूज़ 50 मिलियन फ्लोटिंग रेट ऑन क्या बोलते हैं इशू, मतलब कि उसने लोन लिया है करके 50 मिलियन का, और कब लिया है 31 दिसंबर 2025 विथ रीसेटिंग ऑफ अ कूपन रेट एवरी 6 मंथ्स इक्वल टू लाइबर प्लस 15%। ठीक है, विथ रीसेटिंग ऑफ कूपन रेट एवरी 6 मंथ्स इक्वल टू लाइबर प्लस 50%। तो एमपीडी इज़ इंटरेस्टेड इन एन इंटरेस्ट रेट कॉलर, तो मतलब वो इंटरेस्ट रेट कॉलर की मतलब सेलिंग करेगा फ्लोर और बाइंग करेगा कैप। अगर सेलिंग करेगा फ्लोर, तो अगर मतलब स्ट्राइक प्राइस के नीचे जाएगा, आगे देखते हैं अपन पढ़ते करके। और इसमें बोला है कि 3 इयर्स का लोन है, 3 इयर्स का उसको कैप एंड सेल फ्लोर एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स लिया है उसने, कि प्रिंसिपल अमाउंट अपन ने देख लिया 50 मिलियन का है, मतलब 5 करोड़ का। स्ट्राइक रेट क्या है 5% फॉर फ्लोर और 8% फॉर कैप। मतलब कि इसमें कैसे होएगा, अगर 8% के ऊपर जाएगा तो इसको पे ऑफ मिलेगा, लेकिन अगर 5% से नीचे जाएगा तो इसको पे ऑफ करना पड़ेगा, मतलब पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसने ऑप्शन बाय नहीं किया है फ्लोर ऑप्शन, इसने फ्लोर ऑप्शन को सेल किया है। सेल किया है तो जब नीचे जाएगा तब इसको प्रॉफिट होगा करके। ठीक है, तो नहीं, इसको लॉस होगा कंपनी को, क्योंकि इसने सेल किया है, फ्लोर ऑप्शन बाय नहीं किया है, फ्लोर ऑप्शन सेल किया है। ठीक है, तो रेफरेंस रेट देखे रखा है कि 6 मंथ्स लाइबर। ठीक है, मतलब रीसेट डेट ही हो गया, और प्रीमियम नील रहेगा, क्योंकि उसने क्या बोलते हैं सिंस प्रीमियम ऑफ कैप फॉर पेड फॉर कैप इज इक्वल टू प्रीमियम रिसीव्ड फॉर फ्लोर। और अभी रीसेट डेट और इंटरेस्ट रेट देके रखा है, और अभी पूछा है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट पेड आउट ईच 6 पेमेंट डेट्स। ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्ट पेड आउट एट 6 पेमेंट डेट्स, और इसको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट वैल्यू। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन पहले क्वेश्चन में बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख देंगे कि कैप ऑप्शन क्या है और बाय फ्लोर ऑप्शन क्या है, और रेफरेंस के रेट क्या है, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट क्या है, और रीसेट डेट क्या है। तो अपन इफेक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे,
सबसे पहले तो अपन रीसेट डेट लिख देंगे कि ये सारी रीसेट डेट है, फिर अपन लाइबर लिख देंगे, फिर लाइबर लिखने के बाद डेट ऑफ पेमेंट लिख देंगे, सब में ऐसे ही करने का, रीसेट डेट लिखने का, फिर इंटरेस्ट रेट लिखने का, फिर पेमेंट डेट लिख देने का, फिर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ पेमेंट, मतलब कि एक्चुअल कितना होगा, क्योंकि इसमें बोला था लाइबर प्लस 50 बेसिस पॉइंट, तो अपनी एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आ जाएगी। और फिर अपने को बताने कि इंटरेस्ट अमाउंट क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट अमाउंट एक्चुअल में कितना हुआ करके, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि जो मार्केट में इंटरेस्ट रहती है वो ही अपने को पे करना है, बट क्या हो जाता है कि उस पर अपने पे ऑफ मिल जाता है अगर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाएगी करके, बस यही है। इसमें कुछ इंटरेस्ट ऊपर नीचे नहीं करना कि ये इंटरेस्ट लेना है वो इंटरेस्ट लेना है, तो इसमें वैसा नहीं करना करके, वो सिर्फ इसमें होता था कि इंटरेस्ट रेट गारंटी में कि अपने को ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, नहीं तो इसमें तो एक्सरसाइज करना ही है बट अपने को पे ऑफ मिल जाता है। तो वही अपन इंटरेस्ट रेट एक्चुअल निकालेंगे, और इसमें याद रखना कि इसमें लीप ईयर भी आ रहा है और इसमें नंबर ऑफ डेज के हिसाब से करना है करके, ठीक है। नंबर ऑफ, क्योंकि क्या बोलते हैं क्वेश्चन में ऐसा 365 बोला नहीं है, लेकिन ये याद रखना, अगर ये वाला क्वेश्चन कर रहा है तो इसमें अज्यूम करना है कि 365 डेज लेके अपने को चलना है करके। तो फर्स्ट पीरियड का डे 6 मंथ्स का 181 डेज आएगा, तो वो अपन इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लेंगे 7.5 के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि 7 का तेरा लाइबर था और ना ही तेरा ये फ्लोर का जा रहा है और कम जा रहा है, और लास्ट में लिख देंगे कि 2-3 कॉलम और बनाएंगे कि पे ऑफ कैपिटल जो रिसीव करेगा और जो फ्लोर का है वो अपने को पे करना पड़ेगा, और लास्ट में इफेक्टिव इंटरेस्ट का कॉलम बना देंगे। तो बस यही अपने को पूरा डाटा फिल करना है, इंटरेस्ट अमाउंट एक्चुअल निकालना है कि कितना पे कर रहा है कि, और अगर तेरा 8% के ऊपर गया तो उतना तेरे को पे ऑफ रिसीव होगा, अगर 5% से नीचे गया उतना तेरे को पे करना पड़ेगा। तो ये तेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट अगर 5 ईयर का, 5 ईयर नहीं मतलब 6 ईयर का इफेक्टिव इंटरेस्ट आ जाएगा। बस याद रखना जब तेरा लीप ईयर वाला आएगा, मतलब कि 31/12/2033 से लेके 30/6/2024, तो इसमें 182 डे लेना, फर्स्ट हाफ ऑफ द 6 मंथ्स और सेकेंड हाफ ऑफ द 6 मंथ्स 184 डेज, ठीक है। तो ऐसे करके अपन इंटरेस्ट निकाल लेंगे और इफेक्टिव क्या बोलते हैं फ्लोर बाय क्या बोलते हैं पे और पे ऑफ कैपिटल और पे ऑफ फ्लोर निकाल देंगे, तो सबको टोटल करेंगे तो अपना इफेक्टिव टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वर्किंग दिखा देना जो अपन पे ऑफ कर रहे करके, क्योंकि वो याद रखना लाइबर पे ही आएगा, जो 0.550 बेसिस है उस पर पे ऑफ नहीं बनेगा, सिर्फ जो लाइबर का है उस पर पे ऑफ बनेगा। और लास्ट में पूछा है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या आएगा, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या आएगा कि जो अपन लास्ट में कैलकुलेट कर रहे थे कि टोटल इंटरेस्ट जो बना डिवाइडेड बाय लोन के अमाउंट, और ये अपने को एनुअली दिखाना है, तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे, तो अपना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर एनम आ जाएगा। तो अपना क्वेश्चन 7 भी इजी है, वो कैलकुलेट करना है करके, तो बस ऐसा ही है करके क्वेश्चन 7। अभी आते हैं अपन क्वेश्चन 8 पे। तो क्वेश्चन 8 क्या बोले कि XYZ लिमिटेड वो बोरो किया है 15 मिलियन 6 मंथ्स लाइबर के हिसाब से, लाइबर प्लस फिक्स्ड था 10% फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, मतलब कि 6 महीने के 4 पीरियड रहेंगे, और कंपनी एंटिसिपेट करता है कि जो लाइबर की है वो मतलब राइज होगा लाइबर, तो हैंस इट प्रपोजेस टू बाय अ कैप ऑप्शन, मतलब कि उसको इंटरेस्ट रेट अभी स्ट्राइक प्राइस पे फिक्स कर देनी है, ठीक है। इट्स बैंकर एट द स्ट्राइक रेट इज़ 8% बता दिया, ठीक है। और उसके लिए वो प्रीमियम पे करेगा 1% फॉर द एंटायर रीसेट पीरियड, और उसमें बताया कि फिक्स रेट 7% है। अगर फिक्स रेट दे के रखा है तो ये समझ जाना कि अपने को जो लाइबर है, लाइबर नहीं प्रीमियम है, उसको अपने को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है करके, ठीक है। फिर जो एक्चुअल पोजीशन ऑफ लाइबर ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग रीसेट पीरियड इज एज अंडर, तो चारों पीरियड की लाइबर दे दी है और लाइबर हर टाइम बड़ी जाइए, और उसमें बोला है कि यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ फार इंटरेस्ट रेट रिस्क इज हेज्ड थ्रू कैप ऑप्शन, कि कैप ऑप्शन के हिसाब से हेज्ड कैसे होगा। तो ये अपन ने एक फार्मूला देखा था हेज्ड का, कि जो अपन प्रीमियम पे कर रहे हैं उसको अपन प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स, मतलब कितना अपने को इंटरेस्ट पेमेंट करना है उससे कर देंगे,
और जो पे ऑफ आएगा उसमें से अपने को लेस कर देना है या ऐड कर देना है, वैसा कुछ अपन देखेंगे आगे क्या करना है करके। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ फार इंटरेस्ट रेट रिस्क इज हेज्ड थ्रू कैप ऑप्शन। तो सबसे पहले अपन बेसिक बातें लिख देंगे कि लोन इतना है, लाइबर इतना है, रीसेट पीरियड इतना है, लोन पीरियड इतना है, और फिर बता देंगे कि ऑप्शन प्रीमियम कितना पे करेंगे। बहुत इजी है, जो 15 मिलियन है उसका 1% कर देंगे वो। अभी इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे और क्वेश्चन में पीवीएफ फैक्टर देके रखा है 3.5 का, मतलब 7 का हाफ कर देंगे तो 3.5 हो जाएगा। और अगर सबको क्या बोलते हैं टोटल करेंगे पीवीएफ फैक्टर को और उसको डिवाइड कर देंगे क्या बोलते हैं, नहीं जो अपना लोन है क्या लोन नहीं अपना जो प्रीमियम है उसको डिवाइड करेंगे पीवीएफ फैक्टर से, तो अपना क्या बोलते हैं मतलब हर पीरियड का आ जाएगा अपने पास कि इतना प्रीमियम होगा करके। और लास्ट में पूछा है कि बता दो कि कितना पे ऑफ होगा करके, नेट पे ऑफ। तो बस ये लिख देंगे, रीसेट पीरियड लिख देंगे, उसके बाद जो इंटरेस्ट लिखते हैं उसके बाद पे ऑफ बता देंगे कि पे ऑफ, क्योंकि इसमें डेट नहीं है तो इसमें रीपेमेंट डेट आएगा नहीं करके, तो अब फिर पे ऑफ बता देंगे। पे ऑफ कितना हो रहेगा, जो फर्स्ट पीरियड है उसमें तो पे ऑफ नील रहेगा, क्योंकि उसको कंपैरिजन करने के लिए कुछ है नहीं ना कि उसके ऊपर वाला कोई है नहीं करके, तो सेकंड पीरियड से पे ऑफ चालू होएगा। लेकिन फर्स्ट पीरियड में तेरा प्रीमियम जाएगा तो प्रीमियम अपना माइनस में आ जाएगा नेट पे ऑफ। सेकंड पीरियड में अपन पे ऑफ कैलकुलेट करेंगे, पे ऑफ आएगा क्योंकि 1% से बढ़ गया है, 1% अपन मल्टीप्लाई कर देंगे लोन के अमाउंट से और डिवाइड और इंटू 6/12 कर देंगे तो अपना पे ऑफ आ जाएगा, और माइनस करेंगे प्रीमियम एलोकेटेड तो अपना नेट पे ऑफ आ जाएगा। वैसे ही अपने को थर्ड ईयर का करना है, थर्ड पीरियड का, फोर्थ पीरियड का करना है, और नेट पे ऑफ कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 8 भी होता है, और इसी के साथ अपना जो ऑप्शन वाला पार्ट है वो भी हो जाता है। अभी लास्ट पार्ट 4 देखेंगे जो स्वैप है करके। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन 1 देखते हैं कि क्वेश्चन 9 देखते हैं कि क्या है करके। तो क्वेश्चन 9 बहुत इजी है। इसमें जो अपन ने फर्स्ट देखा था कि क्या बोलते हैं प्लेन वलीला, वो ये लगता है कि सपोज अ डीलर ऑल इन कॉस्ट, क्योंकि ऑल इन कॉस्ट उसमें ही था कि और उसको जेनेरिक स्वैप है 8% अगेंस्ट 6 मंथ्स लाइबर फ्लैट, मतलब कि 8% उसको फिक्स रेट मिलता है अगेंस्ट जो 6 मंथ्स का लाइबर है, ठीक है। और नोशनल प्रिंसिपल एन दे के रखा है 5 लाख। फर्स्ट बोला है कि कैलकुलेट द सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट। तो सबसे पहले अपने को फिक्स्ड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताने बहुत इजी है। 5 लाख इंटू 8% करेंगे और उसको इंटू 6/12 करेंगे तो अपना फिक्स्ड, इसमें 6/12 नहीं करना, सॉरी, इसमें जैसे कि 6 मंथ्स बोला है करके तो अपने को 6 मंथ्स का 30 डेज कैलकुलेट करना है। ये हमेशा क्या बोलते हैं डेज वाइज आएगा, और अपने को याद है कि जो फिक्स्ड इंटरेस्ट में जो टोटल ईयर का नंबर लेना है वो 360 लेना है करके। तो अपन क्या करेंगे 6 इंटू 30 करेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 360 करेंगे तो इतना तेरा फिक्स्ड इंटरेस्ट का पेमेंट आ जाएगा। सेकंड पूछा है कि फाइंड द फर्स्ट फ्लोटिंग रेट पेमेंट, मतलब कि जो फ्लोटिंग रेट पे जो पेमेंट आएगी वो बताना है करके, बहुत इजी है। और इसमें बोला है कि अबाउ इफ द 6 पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ अ स्वैप टू द सेटलमेंट डेट कंप्राइजेस, इसमें 180 डेज दे के रख दिया है, क्वेश्चन में ही बताया 180 डेज, एंड डेट द करस्पॉन्डिंग लाइबर, और लाइबर भी बता दिया 6% है ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप। तो अपन क्या करेंगे करके, अपन अभी फ्लोटिंग इंटरेस्ट का पेमेंट निकालेंगे करके। तो अपन क्या करेंगे 5 लाख इंटू 6%, और क्वेश्चन में देख के रखा है कि 181 और डिवाइड बाय 360 ही करना है, अनलेस क्वेश्चन में बोला है कि 365 डेज, तो क्वेश्चन में 365 डेज नहीं बोला है, और क्वेश्चन में खुद ही बता दिया था कि 30 और 365 डेज के बेसिस पे करना है। तो अपना इंटरेस्ट पेमेंट बाय फ्लोटिंग, और लास्ट में आता है कि नेट बेसिस बता दो कितना होता है करके। तो अपन जो फर्स्ट पार्ट है उसको माइनस करेंगे सेकंड पार्ट से, तो अपना नेट सेटलमेंट अमाउंट पेड बाय फिक्स्ड रेट पेयर आ जाएगा कि कौन पे कर रहा है, हाउ मच फिक्स्ड रेट पेयर वुड पे टू द फ्लोटिंग रेट पेयर, मतलब कि जो फिक्स्ड रेट पेयर वो कितना फ्लोटिंग रेट पेयर को करेगा वो बता देना है। बहुत इजी है क्वेश्चन 9, अगर तूने कॉन्सेप्ट कर देता तो ये बहुत इजीली क्वेश्चन 9 हो जाता। अभी क्वेश्चन 9 हो गया, अभी अपन क्वेश्चन 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन 10 क्या बोलता है कि डेरिवेटिव बैंक एंटर इनटू अ स्वैप अरेंजमेंट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 10 करोड़, 10 करोड़ के स्वैप अरेंजमेंट में आ गया और एग्री किया टू रिसीव अ माइबर
क्या बोलते हैं माइबर फ्लोटिंग रेट, मतलब फ्लोटिंग रेट बोला मतलब ये प्लेन वनीला नहीं है, ये प्लेन वनीला ओवरनाइट फ्लोटिंग रेट वाला है करके, जिसमें कंपाउंडेड होता है। और इसमें बोला है कि फॉर अ फिक्स्ड पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। जो इसमें स्वैप है वो एंटर्ड ऑन 19th मंडे बोला है 19 अगस्त 2025, लेकिन ये उस दिन कमेंस नहीं हुआ, उसके दूसरे दिन से चालू हुआ कमेंस होना, जो 20 अगस्त 2025, जो कि अपना ट्यूसडे है। और वहाँ से वो रन करेगा, रन फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days, ठीक है। 7 दिन तक वो चलते रहेगा। और रिस्पेक्टिव माइबर की रेट देके रखिए ट्यूसडे टू मंडे के लेके। अगर ट्यूसडे टू मंडे करेगा तो वैसे 7 दिन होते, लेकिन इसमें 6 इंटरेस्ट देके रखा है क्योंकि संडे हॉलीडे था करके। तो अभी इफ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इज 8%, देन इवेल्युएट द नेचर। पहले तो नेचर बताने की कौन सा टाइप का स्वैप अरेंजमेंट है, और दूसरा बताने की नेट सेटलमेंट अमाउंट कितना होगा करके, कि मतलब जो फ्लोटिंग रेट पेयर है और जो फिक्स्ड रेट पेयर है दोनों का डिफरेंस नेट कितना होगा। तो नोट देखा है कि संडे इज हॉलीडे, और वर्क जो है रुपीज़ कर देना, डेसिमल इग्नोर करना। और इसमें स्पेसिफिकली बोला है कि क्वेश्चन में कि 365 डेज लेना है इन अ ईयर। तो अभी अपन क्या करेंगे, पहले फ्लोटिंग रेट निकाल देंगे। फ्लोटिंग रेट तो बहुत ईजी है करके, 7 दिन का 365 डेज का निकालेंगे, 10 करोड़ इंटू 8%, ठीक है। तो ये अपना स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे टू बी रिसीव्ड, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट पे, और इसमें बोला कि कैलकुलेशन ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे। तो पहले अपन क्या करेंगे, डे लिख देंगे ट्यूसडे से लेके मंडे तक, लेकिन याद रखना सैटरडे और संडे दोनों साथ में लिखना है करके। और फिर उसकी माइबर की रेट लिख देंगे, सॉरी प्रिंसिपल लिख देंगे। और पहले सबसे पहले प्रिंसिपल जो है वो ट्यूसडे का लिखेंगे और उस पर माइबर परसेंट लगा देंगे। माइबर परसेंट अपने को प्रिंसिपल में ऐड करना है, तो वही तेरा जैसे ट्यूसडे था वो तेरी मंडे की प्राइस बन जाएगी। फिर उसमें प्रिंसिपल ऐड करना है, वो एक दिन का ही ऐड करना है, जो रेट है करके रेट लगाना है वो 1 दिन का ही, एक दिन का ही लगाना है। फिर वो अपन ऐड कर देंगे तो अपना क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर उसको ही ओपनिंग करना है, फिर उस पर इंटरेस्ट लगाना है, उसको क्लोजिंग करना है। लेकिन जब याद रखना सैटरडे और संडे का जो इंटरेस्ट रहेगा वो 5th वाला इंटरेस्ट रहेगा, और वो 2 दिन के लिए लगेगा करके। तो बस ये याद रखना। तो अपन ऐसा करके मंडे तक इंटरेस्ट आ जाएगा, 6 दिन का इंटरेस्ट आ जाएगा सैटरडे संडे को भी इंक्लूड करके, और ये अपना टोटल इंटरेस्ट एज पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। और स्टेप 3 था कि नेट सेटलमेंट कितना होएगा। तो नेट सेटलमेंट ऐसा दिया है कि जो फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ रहा है करके, और जो फिक्स्ड रेट पे है वो कम है करके। तो ऑब्वियसली फिक्स्ड रेट पेयर क्या बोलते हैं, जो फ्लोटिंग रेट पेयर है, ऐसा फ्लोटिंग रेट पेयर ऐसा कुछ नहीं लिखना, बस लास्ट में लिख देना है नेट सेटल अमाउंट रिसीव्ड 781, क्योंकि अपने को फ्लोटिंग रेट माइनस फिक्स्ड रेट करना है और अपना आ जाएगा नेट सेटलमेंट अमाउंट बस बताना था करके। तो ये अपना क्वेश्चन 10 हो जाता है। क्वेश्चन 11 सेम एज क्वेश्चन 1 है करके। बस ये याद रखना जो सैटरडे और संडे लिखा उसको स्टार मार्क कर देना, और लास्ट में लिख देना कि इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 डेज, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा करके। क्वेश्चन 11 में बस ये था कि ऐसा बोल दिया कि डेरिवेटिव बैंक है वो फ्लोटिंग रेट के साथ इंटरेस्ट क्या बोलते हैं रिसीव करती है करके। तो इसमें बोला है कि वो एक्स्ट्रा 317 रिसीव करेगी। तो अपने को बस 5 दिन की इंटरेस्ट क्या बोलते हैं 6 दिन की इंटरेस्ट रेट बता दी है, उसको अपने ट्यूसडे से लेके मंडे तक कैलकुलेट करना है, और जो अमाउंट आएगी वो 317 ज़्यादा आएगी। और तो 317 ज़्यादा आएगी तो अपन टोटल फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बता देंगे कि कितना है करके, क्योंकि उसमें अपन लेस कर देंगे 317 जो टोटल फ्लोटिंग इंटरेस्ट आएगा उसमें से नेट सेटलमेंट अमाउंट लेस कर देंगे, तो अपना फिक्स्ड टोटल इंटरेस्ट एकदम फिक्स्ड रेट पे आ जाएगा। तो बस उसका परसेंटेज निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, जो इंटरेस्ट की अमाउंट आई है उसको डिवाइडेड बाय लोन कर देंगे और इंटू 365 डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, तो अपना इंटरेस्ट आ जाएगा फिक्स्ड रेट का। तो बस यही है क्वेश्चन 11। अभी क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 अभी वैसे वाले आएंगे, 2 कंपनी है, वो लोग अपने कॉस्ट कम करते हैं फिक्स्ड और लाइबर रेट से, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन 12 नहीं देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन 12 बहुत इजी है। क्वेश्चन 13 थोड़ा बहुत है, उसमें भी कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन 3 देखेंगे। लेकिन तो क्वेश्चन 13 क्या बोलता है, इफ़ एन इंडियन फर्म है हैज़ इट सब्सिडरी इन सिंगापुर, ठीक है। और वो क्या करना चाहती है क्या बोलते हैं, फर्म हैज़ इट सब्सिडरी इन इंडिया एंड फेस द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट। तो इसमें क्या बोला है कि INR फ्लोटिंग रेट दे के रखा है फॉर IF एंड इंडियन, मतलब 2 कंपनी थे, एक IF है और एक SF है। तो
तो IF का भी दोनों देख के रखा है कि अगर ये फ्लोटिंग रेट पे लेगा तो इतना है, फिक्स रेट पे लेके इतना है, और SF भी लेगा फ्लोटिंग रेट पे इतना है तो फिक्स रेट पे इतना है। अभी इसमें बोला है कि SF है विशेष टू बोरो रुपी ऑन अ फ्लोटिंग रेट, और जो IF है वो बोरो करना चाहता है फिक्स रेट पे, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ लोन है रिक्वायर्ड बाय बोथ द कंपनी वो सेम है एट द करंट एक्सचेंज रेट। फिर बैंक क्या करता है, अरेंजेस अ स्वैप एंड उसको चाहिए 50 बेसिस पॉइंट एज अ कमीशन, ठीक है, और विच इज़ टू बी शेयर्ड इक्वली। तो फिर इफ़ IF रिक्वायर्स अ मिनिमम गेन, उसको चाहिए कि 20 बेसिस पॉइंट का मेरे को गेन हुए, और SF को 10 बेसिस पॉइंट का गेन होना चाहिए फॉर रिस्ट्रक्चरिंग द डील। तो फिर द बैंक इज़ वेरी कीन, मतलब बैंक को कैसे भी चाहिए ये डील हो जाए करके, भले इसको थोड़ा पार्ट अपना कमीशन फॉरगो भी करना पड़े। तो सबसे पहले पूछा है कि वेदर देयर आर एनी एडवांटेजेस अवेलेबल टू IF और SF। तो सबसे पहले अपन स्टेप 1 करेंगे कि ये स्वैप एक्सचेंज का बेनिफिट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन। तो सबसे पहले अपन देख लेंगे टोटल इंटरेस्ट, क्या कहते हैं, टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट इफ़ लोन टेकन डायरेक्टली, इफ़ जो रजिस्टर्ड लोन है वो टेकन डायरेक्टली। तो वो कैसा है कि अपन ने देखा कि SF को चाहिए था फ्लोटिंग रेट पे, तो वो फ्लोटिंग रेट अपन ऐड कर लेंगे, प्लस जो IF को चाहिए था फिक्स रेट पे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी इफ़ दे टेक द लोन डायरेक्टली। और अगर स्वैप के साथ जाते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, तो IF को चाहिए था फिक्स्ड रेट पे, लेकिन वो क्या बोलते हैं, तो ये जो है अपन अपोजिट लिख देंगे। तो ये अपोजिट लिखने के बाद अपना जो टोटल गेन आता है वो 0.50 आता है। ये परसेंटेज में ही पूरा कैलकुलेशन होगा। अभी टोटल गेन आ गया, अभी टोटल गेन 0.50 बेसिस है। अभी 50 बेसिस पे तो बैंक ही कमीशन मांग रहा था, तो इनको 20 बेसिस और 10 बेसिस पॉइंट तो मिला नहीं करके। तो अभी अपन एक ये नोट लिखेंगे कि सिंस द बैंक वॉज कीन इन द, मतलब कि बैंक को क्या बोलते, पहले तो यही लिखेंगे कि 50 बेसिस पॉइंट सिंस इफ 0.50 अगर बैंक को पे करेंगे तो नेट गेन कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन बताए कि बट IF एंड रिक्वायर्स अ 0.30 गेन एज अ नेट गेन, दोनों को 0.30 तो चाहिए। तो बैंक फॉरगो कर देगा 0.30%, और जो चार्ज करेगा वो 0.20% करेगा, ये वो कैलकुलेशन बता देंगे। तो फिर लास्ट में सेकंड में पूछेंगे वेदर अ स्वैप, ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकंड पूछा है कि वेदर अ स्वैप कैन बी अरेंज्ड विच मे बी बेनिफिशियल टू बोथ द फर्म्स। हाँ, तो अपन लिख देंगे येस बेनिफिशियल पार्ट कैन बी अरेंज्ड। फिर लास्ट में पूछा है कि इंटरेस्ट रेट, व्हाट इंटरेस्ट रेट विल दे एंड अप पेइंग, मतलब कि कितने इंटरेस्ट रेट वो लोग करेंगे, शो द डिटेल्स। तो सबसे पहले अपन IF का बताएंगे करके कि IF को चाहिए था कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो अपन फिक्स्ड रेट लिख देंगे, और लेस उसको कितना चाहिए था बेनिफिट, 0.20 का बेनिफिट चाहिए था, तो वो लेस कर देंगे, तो अपना IF का आ जाएगा। और SF को चाहिए था कि फ्लोटिंग रेट, क्यों, फिर उसकी फ्लोटिंग रेट खुद की लिख देंगे कि इतनी थी, और उसको गेन कितना हो रहा है वो लेस कर देंगे कि जो 0.10 बेसिस का गेन हो रहा था उसको, तो उसका आ जाएगा। तो अपना क्वेश्चन 13 हो गया। और अपने IRM के सारे क्वेश्चन होते हैं करके, जो कि अपने सबसे पहले कौन से थे, अपने फॉरवर्ड के थे, उसके बाद फ्यूचर्स के थे, फिर उसके बाद ऑप्शंस के थे, और लास्ट में स्वैप के थे। तो ये सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं और चैप्टर ख़त्म।